क्या नीट 2025 के एग्जाम पैटर्न में कोई चेंज देखने को मिलेगा? क्या पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ जाएगा हाई कट ऑफ को देखते हुए, या सिलेबस में कोई चेंज देखने को मिलेगा? तो बेटा मैं बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं, नीट 2025 एग्जाम में आपको ऐसा कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। जैसे क्वेश्चंस आपने 2024 में देखे, जो सिलेबस आपने 2024 में फॉलो किया, वही सिलेबस आपको 2025 में भी फॉलो करना है। कुछ चीजों का बस आपको ध्यान रखना है। पहला, कि पेपर एनसीईआरटी से ही आएगा। आपको बस एफिशिएंट प्रैक्टिस करके अपना रिवीजन इस तरीके से करना है कि एग्जाम में आपको सारे देखे हुए क्वेश्चन मिले। मैं हर साल अपनी क्लास में टॉप 1000 क्वेश्चन कराता हूं और आप देखोगे 90% एक्यूरेसी के साथ मैं नीट एग्जाम का पेपर प्रिडिक्ट करता हूं, और यही प्रिडिक्शन अब आप भी कर पाएंगे मेरे नीट क्वेश्चन बैंक की मदद से। हमने लगभग 10,000 सवाल आपके लिए बनाए हैं बायोलॉजी के, लगभग 5,000 सवाल केमिस्ट्री के, और लगभग 5,000 सवाल फिजिक्स के आपके लिए बनाए गए हैं। ये सभी सवाल एक एक एनसीईआरटी लाइन से निचोड़ के बनाया गया है, और इसमें हर तरह के क्वेश्चन का ध्यान रखा गया है, चाहे वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे वो असर्शन रीजन क्वेश्चन हो, चाहे वो मैच द फॉलोइंग हो, चाहे वो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हो। हर तरह के क्वेश्चन का एक प्रॉपर ब्लेंड आपको मिलता है। इन किताबों का फॉर्मेट हमने कुछ इस तरीके से रखा है कि सबसे पहले आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलते हैं, और जब आप पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेते हो तो हम एक चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी कराते हैं आपका। इन सभी क्वेश्चन के डिटेल्ड आंसर की और सॉल्यूशन आपको हमारी किताब में मिल जाती है, और साथ ही साथ आप हमारे फंडा बॉक्स ऐप पे इनका वीडियो सॉल्यूशन और इन ऐप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और अपनी किताब भूल जाते हैं तो। इन किताबों के साथ आप अगर हमारा पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर का कॉम्बो भी परचेज कर लेते हैं तो आपकी पूरी प्रैक्टिस की जिम्मेदारी हमारी हो जाती है। मतलब आपने चैप्टर वाइज टेस्ट दिया, आपने टॉपिक वाइज क्वेश्चन किए, आपने पीवाईक्यू किया, आपने एग्जाम्पलर किया, और इसके बाद आप नीट एग्जाम देने जाएंगे तो सारे क्वेश्चन आपको देखे हुए मिलेंगे। ये एफिशिएंट क्वेश्चन सीरीज हमने आपके लिए बनाई है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो इररिलेवेंट सवाल करने में, और एग्जैक्टली जहां से पेपर बन सकता है उन सभी टॉपिक को कवर करके एक कैप्सूल के फॉर्म में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट आपके लिए बनाया गया है। तो फटाफट नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और आज ही इस बुक की मदद से अपनी नीट 2025 की जर्नी में चार चांद लगा लीजिए। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू पीवाईक्यू डिस्कशन ऑफ अनदर चैप्टर, जिसमें आज हम कर रहे हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन, जो देखने को अब आपकी न्यू एनसीईआरटी में काफ़ी छोटा हो चुका है, क्योंकि लास्ट ईयर जो हमारे पास सिलेबस रिड्यूस हुआ था उसके बाद अगर आप इस चैप्टर की एनसीईआरटी उठा के देखिए तो आपको दो ही टॉपिक मिलेंगे। एक 7.1 जिसमें ऑर्गन सिस्टम की बात की हुई है, जो एक छोटा सा ही पैराग्राफ है जिसमें ये बताया हुआ है कि मॉर्फोलॉजी का मतलब और एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, और 7.2 दैट इज योर फ्रॉग। उसके सिवा कुछ नहीं है इस चैप्टर में। पहले इस चैप्टर में टिश्यू भी होता था, फ्रॉग भी होता था, अर्थवॉर्म भी होता था, कॉकरोच भी होता था, और एक साथ इतना कुछ हटा था। बहुत कंफ्यूजन हुआ था कि क्या सिर्फ फ्रॉग पढ़ना है या पुराना पढ़ना है या कितना पढ़ना है। तो हमें पता चला था कि न्यू एनसीईआरटी में फ्रॉग है, मतलब फ्रॉग तो पढ़ना है। और जो एनएमसी के सिलेबस में हमारे पास एडेड टॉपिक्स आए, कुछ टॉपिक्स जो एनसीईआरटी में नहीं थे पर अभी भी सिलेबस में लिखे हुए थे, वो भी हमें पढ़ने थे। यानी कि एनिमल टिश्यू जो कि इस सिलेबस में लिखा हुआ था वो अभी भी हमें पढ़ना था, जिसमें 4 तरीके के टिश्यूज बता रखे हैं। क्योंकि बेटा अगर आप यही हटा दोगे तो इस चैप्टर में बचेगा ही क्या? यही तो मेन कंटेंट है इस चैप्टर का, जिसमें आप पढ़ते हो कि टिश्यूज हैं क्या, कितने तरीके के हैं। आप 4 तरीके के टिश्यूज पढ़ते हो, और फिर बचता है कॉकरोच या अर्थवॉर्म, जिसमें से एक ही चीज सिलेबस में लिखी हुई थी कॉकरोच, और वही हमको पढ़नी थी। फिर पेपर आया 2024 का। 2024 के अगर मैं एग्जाम की बात करूं, 2024 के एग्जाम की अगर मैं बात करूं, तो फ्रॉग से क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आए थे, 3 क्वेश्चन आए थे और तीनों एनिमल टिश्यू से आए। तो जो चीज एनसीईआरटी में नहीं थी वहां से क्वेश्चन आए थे, 2024 में आए थे, विच इज अ वैलिड प्रूफ कि हमें ये एडेड टॉपिक नहीं छोड़ के जाने। मतलब इस साल अगर हम 2025 के एस्पिरेंट हैं तो ये तीनों ही टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, फ्रॉग भी, एनिमल टिश्यू भी और कॉकरोच भी। लेकिन ड्रिल हमारी सेम रहेगी। पहले हम देखेंगे लास्ट 30 ईयर्स में फ्रॉग से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिर हम करेंगे एनिमल टिश्यू को, फिर हम करेंगे कॉकरोच। तो मिस्टेक नोटबुक अपने सामने रखो, कोशिश करो कि कम गलती हो, सिली मिस्टेक ना हो। चैप्टर पढ़ रखा है तो फटाफट से बिना टाइम वेस्ट करे हम घुसते हैं चैप्टर के अंदर। लेट्स बिगिन एंड ड्वेल इनटू द क्वेश्चंस जो लास्ट 30 ईयर्स में हमसे पूछे गए हैं।
पहला टॉपिक हमको फ्रॉग करना है। फ्रॉग से जो लास्ट क्वेश्चन पीवाईक्यू में आया था वो 2017 में आया था। क्वेश्चन देखिए जरा क्या था, मेल फ्रॉग की बात की गई थी। मेल फ्रॉग में स्पर्म का पैसेज बताना था कि किस किस पैसेज से होता हुआ वो जा रहा है। तो बनता कहाँ है स्पर्म, टेस्टिस में, वो तो हमें चारों ऑप्शन में मिल रहा है। वहां से एनसीईआरटी ने डायग्राम दे रखा है कि 10 से 15 वासाई फ्रेंचिया, याद आई, तो वहां से स्पर्म जाता है वासाई फ्रेंचिया, वासाई फ्रेंचिया, वासाई फ्रेंचिया, सीधा बिडस कैनाल में नहीं जाता, वासाई फ्रेंचिया में जाता है। ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। वहां से वो ओपनिंग होती है किडनी में, क्योंकि फंक्शनल एसोसिएशन रखता है मेल फ्रॉग, तो किडनी में जाएगा। किडनी में फिर बिडस कैनाल में जाता है, तो सीधा बिडस कैनाल में नहीं जाता, पहले किडनी में जाता है। तो टेक्निकली ये नहीं होना चाहिए। और देखो बेटा, किडनी के बाद लिखा हुआ है सेमिनल वेसिकल, फ्रॉग के पास नहीं है सेमिनल वेसिकल, तो ये तो आंसर है नहीं, ये भी है नहीं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो बी और सी में डिफरेंस देखो, इधर इन्होंने बिडस कैनाल लिखा, बिस किडनी मिस कर दी। बिडर कैनाल के बाद यूरेटर, एक्चुअली यूरेटर नहीं बोलना चाहिए, मेल फ्रॉग में उसे यूरिनोजेनाइटल डक्ट कहते हैं, जो कि आपके सी ऑप्शन में, क्योंकि वहां पे यूरेटर कॉमन ओपनिंग है, मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम की और जेनाइटल सिस्टम की एक ही ओपनिंग है, तो उसे यूरिनोजेनाइटल डक्ट कहते हैं, यूरेटर नहीं कहते। और यहाँ पर किडनी भी मिसिंग है, तो ज्यादा बेटर तो यही हो गया ना जिसमें किडनी भी लिखा हुआ है, जिसमें फिर बिडस कैनाल भी लिखा हुआ है, फिर यूरिनोजेनाइटल डक्ट भी लिखा हुआ है, और फाइनली क्लोएका भी लिखा हुआ है, जो कि एक कॉमन चेंबर है जिसमें तीनों डक्ट की ओपनिंग होती है, तीनों सिस्टम की ओपनिंग होती है, आपका एक्सक्रीटरी भी, रिप्रोडक्टिव भी और डाइजेस्टिव भी, आपका नहीं मेल फ्रॉग का। लेकिन आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, फ्रॉग के दिल की बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि अगर आप उसके हार्ट को उसकी बॉडी से बाहर भी निकाल देते हैं तब भी वो कई वक्त तक कंटिन्यूसली बीट करता रहता है, और इसको हमको एक्सप्लेन करना है। हमें कह रहे हैं बेस्ट ऑप्शन बताओ इसको एक्सप्लेन करने का। तो बेटा हमारा भी तो दिल ऐसा ही है, मस्क्यूलर है, मायोजेनिक है, बीट करता है और ऑटो एक्साइटेबल है। माना न्यूरल कंट्रोल है पर वो ऑटो एक्साइटेबल है, वो सेल्फ एक्साइटेबल है। तो अगर आप बॉडी के बाहर भी निकाल दोगे तो कुछ टाइम तक तो वो कंटिन्यूसली बीट करता रहेगा। सेम फ्रॉग के लिए लगता है, उसके पोई किलोथर्मिक होने से इसका कोई एसोसिएशन नहीं है। ये कहना कि उसके पास कोरोनरी सर्कुलेशन ही नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। हार्ट मायोजेनिक है, मस्क्यूलर है और ऑटो एक्साइटेबल है, ये दोनों चीजें ठीक है। 3 और 4 मुझे ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा, सी। आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा, सी। 2017 का क्वेश्चन। उससे पहले फ्रॉग से डायरेक्ट क्वेश्चन 2012 में आया था, जिसमें क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ह्यूमन से कंपेयर करो तो फ्रॉग की एरिथ्रोसाइट यानी किसकी बात करें, आरबीसी का डिफरेंस बताना। तो बेटा जो मेन डिफरेंस आता है ना, देखो हम सारे कोडेटा फाइलम में, बस क्लासेस अलग अलग है, कोई पाइसिस है, कोई फ्रॉग है, कोई एम्फीबियन जो कि आपका एम्फीबियन है, रेप्टाइल है, एव्स है, और हम मैमल है। मैमल का जो आरबीसी होता है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, मैमेलियन आरबीसी ई न्यूक्लिएटेड, ये हमारा स्पेसिफिक फीचर है। लेकिन बाकी सब के आरबीसी के पास न्यूक्लियस है, और हीमोग्लोबिन तो है ही, रेड कलर है, हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन तो प्रेजेंट है। ये मत कहो कि हीमोग्लोबिन नहीं है, ऐसा नहीं है कि उनके आरबीसी का नंबर कम और साइज में छोटे हैं, नहीं, उनके पास हीमोग्लोबिन है, बस उनके पास न्यूक्लियस भी है। फर्क इतना है कि हमारे पास न्यूक्लियस नहीं होता आरबीसी में, इनके पास होता है। आंसर क्या हो जाएगा, बी। बस केवल ये याद रखना, 2012 का क्वेश्चन था। आगे चलो 2011 का क्वेश्चन देखो, आपसे पूछ रहे किन में यूरेटर यूरिनोजेनाइटल डक्ट की तरह काम करता है। देखो बेटा हम में मैं मानती हूँ कि जहाँ से यूरिनरी या यूरिन बॉडी के बाहर जा रहा है, दैट इज योर यूरेथ्रा, उसी से स्पर्म भी बॉडी के बाहर जा रहे हैं। पर हम ऐसे कॉमन, अगेन पहली बात तो जो गलत हो जा रही है ना, वो यूरेटर ही हो जा रही है, हमारे अंदर वो यूरेथ्रा है, यूरेटर नहीं। और यहाँ पर भी यूरेटर बोलना नहीं चाहिए, पर बोलते हैं कि यूरेटर यूरिनोजेनाइटल डक्ट है, और ऐसा हम किस में पढ़ते हैं, मेल फ्रॉग्स में ही पढ़ते हैं। हमारे अंदर पहली बात वो है यूरेथ्रा, ठीक है, और यूरिनोजेनाइटल डक्ट का नाम हम यहाँ पर पढ़ते हैं, किसमें पढ़ते हैं, मेल फ्रॉग में पढ़ते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है जी, फीमेल में तो ऐसा होता ही नहीं, फीमेल फ्रॉग में तो होता ही नहीं, फीमेल ह्यूमन में भी नहीं होता। अगला क्वेश्चन 2000 में आया था कि क्या होगा अगर मैं एक फ्रॉग की हड्डी निकाल के डाइल्यूट HCl में रख दूंगी। तो बेटा ये एक्चुअली ये क्वेश्चन फ्रॉग का नहीं है, ये टिश्यू का है। देखा जाए तो जब आप टिश्यू पढ़ते हो तो बोन और कार्टिलेज पढ़ाया जाता है, और एक बहुत बेसिक सा रेपिटेटिव सा क्वेश्चन है जो जरूर बताया जाता है कि अगर आप फ्रॉग को सुखा दो, सॉरी हड्डी को सुखा दो, फ्रॉग को मत सुखाना, हड्डी को या बोन को सुखा देना, और आप उसको अगर सुखाओगे ना तो क्या होगा, सारा ऑर्गेनिक मटेरियल चला जाएगा। अगर कभी क्वेश्चन ऐसा है कि आपने बोन को ड्राई किया तो कहते हैं उसका सारा ऑर्गेनिक मटेरियल चला जाता है। दूसरा क्वेश्चन होता है कि अगर आपने उस बोन को HCl में ट्रीट किया, तो HCl ट्रीट करने से क्या होता है, डीकैल्सिफिकेशन। जितना भी कैल्शियम वाला मटेरियल है जो कि इनऑर्गेनिक मटेरियल है, जो कि मेजर हिस्सा बनाता है बोन का, जिसकी वजह से आपकी बोन हार्ड होती है, तो अगर वही इनऑर्गेनिक मटेरियल चला जाएगा तो बोन सॉफ्ट हो जाएगी, फ्लेक्सिबल हो जाएगी। तो क्या होगा अगर आप HCl से ट्रीट करोगे तो वो बोन हार्ड नहीं रहेगी, वो फ्लेक्सिबल हो जाएगी। आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द रूफ ऑफ क्रेनियम ऑफ फ्रॉग। अब देखो बच्चा ये क्वेश्चन है 1997 का,
ऐसा क्वेश्चन अब नहीं आएगा, जो एनसीईआरटी से इतना बाहर जा रहा हो वो नहीं आएगा, पर ये क्वेश्चन है कॉमन सेंस का, आप कर सकते हो। आप अपने इंसानों के तो क्रेनियम के बारे में जानते हो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रूफ ऑफ क्रेनियम। क्रेनियम क्या है, ब्रेन बॉक्स। क्रेनियम में जो बोन्स है अलग अलग, अगर मैं सेरिब्रल बोन्स की बात करूं तो आप जानते हो ये फ्रंटल, ये पेराइटल, ये टेम्पोरल, ये ऑसिपिटल। तो जो रूफ है वहां पर पेराइटल है ना, तो आप ऑप्शन में पेराइटल ढूंढो, जहां पेराइटल मिल रहा है वो आपका आंसर है। यहाँ पर आपको पेराइटल और फ्रंटल मिल रहा है, आंसर क्या होगा, ए। आप वैसे भी स्फेनोइड बोन को जानते हो कि यहाँ पर है, तो स्फेनोइड बोन तो वैसे भी रूफ बना नहीं सकती। तो आप ह्यूमन से कंपेयर करके फ्रॉग के ऐसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। मैं फिर भी एक छोटा सा क्रॉस लगा रही हूँ यहाँ पे बेटा, क्योंकि अब अगर क्वेश्चन आता है ना तो वो डायरेक्टली एनसीईआरटी से। फ्रॉग और कॉकरोच से एक ही क्वेश्चन आएगा, या फ्रॉग से आएगा या कॉकरोच से आएगा, या दोनों का मिक्स करके एक मैच द फॉलोइंग बनाया होगा, पर एक ही आएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे तो किससे आएंगे, टिश्यू से, तो ज्यादा तो वही पढ़ना है अपने को। तो इतना वेला नहीं है अब पेपर बनाने वाले एग्जामिनर्स कि ऐसे क्वेश्चन फ्रॉग के उठा के डालेंगे, नहीं डालेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये भी 1997 का ही है, और फिर से इसमें क्या पूछा हुआ है आपसे, फेनेस्ट्रा ओवलिस। ये अगेन अब नहीं पूछेंगे, लेकिन आप इसको भी आंसर कर सकते हो, क्योंकि हम ये चीज ह्यूमन में पढ़ते हैं। ह्यूमन का अगर आपने आई और ईयर पढ़ा हुआ है, अगर आप ड्रॉपर हैं तो आपने पढ़ा हुआ होगा, अब तो खैर वो भी एनसीईआरटी के सिलेबस से जा चुका है, तो बचता नहीं है हमारे पास। लेकिन अगर आपको ईयर याद हो तो हमारे पास ये एक्सटर्नल ईयर हो गया। ठीक है, अब एक्सटर्नल ईयर से ये हमारे पास एक्सटर्नल ईयर हो गया। अब यहाँ से एंट्री हुई, मतलब ईयर ड्रम से आपके मिडल ईयर में, और मिडल ईयर से आपका इंटरनल ईयर आ गया, जिसमें कोक्लिया, एंडोलिम्फ, वो सब होता है। तो आपको पता है ना, यहाँ पर दो ओपनिंग है, एक ओवल है, एक राउंड है, फेनेस्ट्रा ओवलिस है, एक फेनेस्ट्रा रोटंडस है। यहाँ से आपकी साउंड वेव्स जाती हैं और फिर वो पूरा मूव करती हैं। तो ये जो ओवलिस और रोटंडस है, ये मिडल से इंटरनल ईयर के बीच का कम्युनिकेशन, वही सेम चीज वो फ्रॉग में भी करता है, सेम चीज फ्रॉग में करता है। देखो जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्या ये कम्युनिकेशन है फेरिंग्स और टिम्पैनिक कैविटी के बीच में, ये जो मिडल ईयर की कैविटी है इसे टिम्पैनिक कैविटी कहते हैं। इसका अगर फेरिंग से कोई कनेक्शन है तो यूस्टैशियन ट्यूब से होता है, आपको पता है ये बात, फेनेस्ट्रा ओवलिस का लेना देना नहीं है। क्या ये एक्सटर्नल ओपनिंग है टिम्पैनिक कैविटी की, तो ये टिम्पैनिक कैविटी है, इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग तो ये हो गई ना बेटा, ये थोड़ी हुई। और ओवलिस कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता, एक्सटर्नल ओपनिंग ये है नहीं। क्या ये एयर फिल्ड कैविटी है मिडल ईयर की, तो जो एयर फिल्ड कैविटी होती है मिडल ईयर की उसे टिम्पैनिक कैविटी कहते हैं, उसे ओवलिस नहीं कहते। क्या ये ओपनिंग है इनटू दी ऑडिटरी कैप्सूल, हाँ, जो आपका इंटरनल ईयर होता है उसको ऑडिटरी कैप्सूल कहते हैं, और ये सेपरेट करता है मिडल ईयर को इंटरनल ईयर से। जी हाँ, फाइनली आपने मुद्दे की बात करी और सही बात करी कि ये मिडल ईयर को इंटरनल ईयर से सेपरेट करने का काम करता है। और क्वेश्चन क्या आंसर हो जाएगा, अगला क्वेश्चन 1997 का ही है। एडल्ट फ्रॉग की किडनी की बात करें, फिर से अब ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, पर एक बेसिक सी ट्रिक बता देती हूँ, कहीं ना कहीं कोई मैच द फॉलोइंग हो गया तो आप याद रखोगे कि नितिका मैम ने बताया था, तो कुछ आपको शायद ध्यान रहेगा, फिर दुआ देना मेरे को, है ना। देखो 3 ओरिजिनेशन होते हैं किडनी, प्रोनेफ्रिक किडनी होती है, मीजोनेफ्रिक किडनी होती है, मेटानेफ्रिक किडनी होती है, आपको तीनों दिख रही है ऑप्शंस में, है ना। जब ये प्रोनेफ्रिक किडनी के बारे में लिखा जाता है बेटा, तो इससे ना जो आपकी फॉल्स फिशेस हैं, जैसे आपकी साइक्लोस्टोमेटा, क्योंकि ना अब देखो कोर डेटा में आती किडनी तो है, अब वो किडनी का ओरिजिन अलग अलग है, तो साइक्लोस्टोमेटा में प्रोनेफ्रिक ओरिजिन होता है किडनी। फिर आप आते हो ट्रू फिशेस में, जिन्हें आप पाइसेस कहते हो, या फिर आपका फ्रॉग जिससे ये क्वेश्चन पूछा गया है वो किस क्लास को बिलोंग करता है, एम्फीबिया। तो इन दोनों में जो ओरिजिनेशन है किडनी का वो मीजोनेफ्रिक है। और फाइनली आपके पास आते हैं रेप्टाइल्स, एप्स और मैमल्स। ठीक है जी, इनमें ओरिजिनेशन कैसा होता है, मेटानेफ्रिक। अब यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, फ्रॉग, तो आंसर क्या हो जाएगा, मीजोनेफ्रिक, सीधी सी बात है, आंसर हो जाएगा बी। 1997 का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन 1993 का है, दैट इज 1993, और पूछ रहे हैं फ्रॉग में म्यूकस का क्या काम है। भैया फ्रॉग की स्किन बहुत मॉइस्ट होती है, और वो मॉइस्ट किसी सिक्रीशन की वजह से, वो म्यूकस की वजह से ही है। स्मूथ भी है, थिक है, ड्राई नहीं है, थिक भी नहीं है, थिन है, मॉइस्ट है और स्मूथ है। स्मूथ भी है लेकिन स्मूथ म्यूकस की वजह से नहीं है, मॉइस्ट म्यूकस की वजह से, आंसर हो जाएगा डी। ये अगेन बेसिक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, इतना तो आप पता कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इतने ही क्वेश्चन आपसे फ्रॉग के बारे में पूछे गए हैं पिछले 30 साल में, आपने सारे के सारे डिस्कस। अब चलते हैं एक्चुअली मेन टॉपिक पे, जो कि नाम का एडर टॉपिक है, पर उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जिसमें पहला टॉपिक आपके पास आता है एनिमल टिश्यूज। इन एनिमल टिश्यूज में बेटा आप खुद देखो, ये दिख रहा है, नीट 2024 में क्वेश्चन आया था, नीट 2024 में क्वेश्चन आया था।
नीट 2024 में क्वेश्चन आया था, लेटेस्ट आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में 3 क्वेश्चन सीधा टिश्यू के थे। 2023 में यहाँ से क्वेश्चन आया था, 2023 में दूसरा क्वेश्चन, 2022 में क्वेश्चन, 2022 में क्वेश्चन, 2022 में क्वेश्चन, 2021 हर साल 2 या 3 क्वेश्चन। 22 में 3 क्वेश्चन थे, 23 में 2 क्वेश्चन थे, 24 में फिर से 3 क्वेश्चन। तो 2 या 3 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज इसी एनिमल टिश्यू से आते हैं, और 4 बहुत बेसिक बहुत सिंपल टिश्यू है। सिर्फ एनसीईआरटी भी रीड कर लोगे या पीवाईक्यू भी देख लोगे तो इसी पैटर्न के रिपीट हो। तो बधाई हो आपको, क्योंकि यही पैटर्न रिपीट होने वाला है। अगर आपने पीवाईक्यू भी मन लगा के कर लिए तो आप इसको 2025 में भी आराम से करो। अब देखो जरा इस क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आया है इस डायग्राम से। ये डायग्राम इतना पसंद है, या तो इस चैप्टर में इस डायग्राम से क्वेश्चन पूछ लेंगे या फिर लोकोमोशन एंड मूवमेंट में पूछ लेंगे, पर ये डायग्राम पसंद बहुत ज्यादा है। तो सिंपल सा डायग्राम है बेटा, आपके सामने डायग्राम है, बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है। 3 तरीके की मसल्स आपको बता रखी हैं और 3 ही तरीके की होती हैं। 2 तो ऐसी मसल्स जिनमें आपको ये स्ट्रिएशन मिलता है, जिसमें से एक मल्टी न्यूक्लिएट है लेकिन एक यूनि न्यूक्लिएट है। इसमें ब्रांचिंग है नहीं, इसमें ब्रांचिंग है। ये वाली जो आपकी मसल होती है ये आपकी स्केलेटल मसल है, आपकी वॉलंटरी मसल है जो कि आपके कंट्रोल में होती है। और ये वाली आपकी कार्डियक मसल आपकी दिल की मसल है, जो कि इनवॉलेंट्री मसल है लेकिन स्पेशल फीचर शो करती है जैसे कि स्ट्रिएशन। ठीक है, और ये आपकी स्मूथ मसल है, जो ये स्पिंडल शेप फ्यूजिफॉर्म यूनि न्यूक्लिएटेड आप देख रहे हैं, ये स्मूथ मसल है, ये इनवॉलेंट्री है, ये आपके कंट्रोल। तो ए क्या होना चाहिए? स्केलेटल मसल। अब ऑप्शन ढूंढ लेते हैं, वेरी सिंपल। ए को स्केलेटन यहाँ कहा गया, ए को स्केलेटन यहाँ कहा गया, ये दोनों ऑप्शन हटा दूंगी मैं। ठीक है, हाँ, बाइसेप और ट्राइसेप की मसल हमारे कंट्रोल में है, स्केलेटल है, ठीक है। बी होनी चाहिए इनवॉलेंट्री, तो यहाँ पर भी बी को इनवॉलेंट्री कहा गया, स्मूथ कहा गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, इंटेस्टाइन और स्मूथ में आपको मिलेगा, मैं इसको करेक्ट कर देती हूँ बेटा, इनवॉलेंट्री, स्पेलिंग TARY होगा। ठीक है, इनवॉलेंट्री है ना, तो इंटेस्टाइन और स्टमक में मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। और जो तीसरी मसल है वो है कार्डियक, उसको इन्होंने यहाँ पे देखो लिखा हुआ है स्मूथ और यहाँ लिखा हुआ है कार्डियक, तो आंसर अपने पास क्या हो जाएगा? डी। मतलब अगर आपको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं थी ना तो आप इस क्वेश्चन को आंसर नहीं कर सकते, आपको तीनों मसल को आइडेंटिफाई करना आएंगे, और अब मेरे सिखाने के बाद तो आएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, 2 स्टेटमेंट आपको दी हुई है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन 2024 में आया हुआ था। स्टेटमेंट 1 हमको क्या कह रही है जी? अगर मैं नेफ्रॉन में चली जाऊं किडनी के, तो जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली है वो इम्परमिएबल टू वाटर है। नहीं, डिसेंडिंग वाला तो परमिएबल होता है, असेंडिंग वाला इम्परमिएबल होता है, तो स्टेटमेंट ही गलत है। अब ये लाइन तो मैम टिश्यू की नहीं है, ये लाइन तो एक्सक्रीटरी वाले चैप्टर की, सही कह रहे हो। अब स्टेटमेंट 2 देखो, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल यानी पीसीटी की लाइनिंग कर रहा है सिंपल कॉल्यूमनार ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। आ गया ना एनिमल टिश्यू, इसीलिए ये क्वेश्चन टिश्यू का भी है एक्सक्रीटरी का भी है, दोनों को मिक्स करके पूछा। ठीक है, तो आपके बेटा ये जो नेफ्रॉन की ट्यूब्स होती हैं कॉन्वुलेटेड, चाहे पीसीटी चाहे डीसीटी, इनमें मिलता है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉल्यूमनार नहीं मिलता, क्यूबॉइडल मिलता है। ये स्टेटमेंट फिर से गलत हो गया। क्या मैम इसमें ब्रश बॉर्डर्ड मिलता है? मिलता है बेटा, ब्रश बॉर्डर्ड का मतलब माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, जो कि है, पर ये कॉल्यूमनार नहीं है, ये क्यूबॉइडल है। इतनी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, इतना डिटेल इंफॉर्मेशन जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वो तो डेफिनेटली आपको होना चाहिए, और ये वन ऑफ द रिपीटेड क्वेश्चन भी। तो यहाँ तो खैर दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो गई हैं, बोथ दी स्टेटमेंट आर फॉल्स। तो 2024 में इसका आंसर क्या चला जाएगा? चलो अगले क्वेश्चन पे चलें। 2024 का है, मैच द फॉलोइंग आया था। सबसे पहले ऑप्शन में देखो आपसे क्या पूछ रहे हैं, यूनिसेल्युलर और ग्लैंडुलर एपिथेलियम। बेटा एक ही एग्जांपल यूनिसेल्युलर ग्लैंडुलर का पूरे नीट के सिलेबस में कहीं पर भी दे रखा है, दैट इज योर गॉबलेट सेल, जो इंटेस्टाइन का एक सेल ग्लैंड की तरह बिहेव करता है, म्यूकस सिक्रीट करता है। ठीक है, तो ऑप्शन में सीधा क्या ढूंढूंगी? गॉबलेट, जो मुझे थर्ड ऑप्शन में मिल रहा है। तो ए का क्या है? 3, और ये एक ही ऑप्शन, तो ये तो 1 सेकंड से भी कम में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन, बाकी दिमाग लगाना ही नहीं था। एक ही आंसर होता है यूनिसेल्युलर ग्लैंड का, दैट इज योर गॉबलेट सेल। फिर भी हम बाकी मैच करेंगे क्योंकि हमें सिली मिस्टेक नहीं करनी है। कंपाउंड एपिथेलियम आपको कहाँ कहाँ मिलता है? आपको स्किन में मिलता है, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी में मिलता है, लाइनिंग ऑफ डक्ट्स लाइक सेलिब्री और पैनक्रिएटिक डक्ट में मिलता है ना, आपका स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, ये कंपाउंड एपिथेलियम है। तो मॉइस्ट सरफेस यहाँ पे दे रखा है 4। मल्टी सेल्यूलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, गॉबलेट को छोड़ के बाकी ग्लैंड्स मल्टी सेल्यूलर में ही आते हैं, जैसे कि आपका सेलिब्री यानी कि 1। और एंडोक्राइन ग्लैंड में वो सारे ग्लैंड्स आते हैं जो कि आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में दिया हुआ है, तो उसमें तो पैनक्रियाज भी आएगा क्योंकि वो हार्मोन्स रिलीज करता है, जैसे ग्लूकागॉन, जैसे इंसुलिन, हमें पता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2, और इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? ए बेटा, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगले क्वेश्चन पे चले, चलो 2 स्टेटमेंट दिए, अब 2023 का क्वेश्चन है, आपको देखने हैं।
पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो लिगामेंट्स हैं वो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू या इरेगुलर टिश्यू है। बेटा ये जो कनेक्टिव टिश्यू में कौन सा किसके अंदर आता है, किस कैटेगरी में आता है, इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। यहाँ स्टेटमेंट पूछ लिया, कहीं मैच में आ जाएगा, कहीं ट्रू फॉल्स में आ जाएगा, पर ये बहुत ज्यादा आता है। तो वंस एंड फॉर ऑल मैं आपको बता रही हूँ, आप चाहे तो ये चार्ट बना लेना, अब इससे रिलेटेड फिर आप ऐसे सारे क्वेश्चन कर पाओगे। आपके पास 4 टिश्यूज होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। मैं जिसका क्लासिफिकेशन आपको बता रही हूँ वो है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। याद रखना कि ये जो कनेक्टिव टिश्यू हैं इनको आप आगे क्लासिफाई कर सकते हो 3 में। आपके पास आता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, आपके पास आता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और आपके पास आता है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव। याद रखोगे इस बात को। लूज कनेक्टिव टिश्यू आगे 2 तरीके के होते हैं, एक होता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। जो एरियोलर वाला होता है वो स्किन के नीचे होता है, एडिपोज वाले का मेन काम होता है फैट का स्टोरेज। मैं आपको सारे कीवर्ड बता रही हूँ 1 मिनट के अंदर अंदर। डेंस कनेक्टिव टिश्यू 2 तरीके के होते हैं, एक होता है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि उसमें सारे फाइबर एकदम बढ़िया पैरेलली अरेंज्ड होते हैं, और एक होता है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि उसमें सारे फाइबर्स मैट्रिक्स में ऐसे गुचमुच करके अरेंज्ड होते हैं, कोई रेगुलर पैटर्न नहीं। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू 2 तरीके का फिर से होता है, इसमें एक आता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू और एक इसमें आता है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में आपके बॉडी के फ्लूइड्स आएंगे, जैसे कि ब्लड और जैसे कि लिम्फ, ठीक है। और स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में आपके बॉडी का ढांचा आएगा, जैसे कि बोन और जैसे कि कार्टिलेज। एक और एग्जाम्पल याद रखना कि रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं एनसीईआरटी ने डेंस रेगुलर में, एक टेंडन और एक लिगामेंट। अब जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना वो सब इसी के अराउंड है, ये आपको पता है तो आप ऐसे सारे क्वेश्चन कर लोगे। तो मैंने आपको एक तरीके से चिट दे दी, ठीक है, ट्रिक वाली चिट दे दी आपको। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन देखो क्या है कि लिगामेंट डेंस इरेगुलर है, नहीं वो तो डेंस में रेगुलर होता है, ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। फिर कह रहे हैं जो कार्टिलेज है वो डेंस रेगुलर है। बेटा कार्टिलेज ये रहा, वो एक स्केलेटल और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, वो रेगुलर इरेगुलर नहीं है, तो ये भी गलत है, दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, सी। बहुत ही बढ़िया, 2023 का इतना सिंपल क्वेश्चन था। 2023 में एक और क्वेश्चन आया था, लिस्ट थी और आपको करेक्ट ऑप्शन बताना था। अगेन आप ये रीड नहीं कर पा रहे होगे तो मैं लिख देती हूँ, ये लिस्ट लिखा हुआ है बेटा, ये लिस्ट 1 है और ये लिस्ट 2 है, ठीक है। अब जरा मैच करो। मास्ट सेल एनसीईआरटी ने ना एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के डायग्राम में फेगोसाइटोटिक है, हिस्टामिन सिक्रीट करता है, सेरोटोनिन सिक्रीट करता है, हिपेरिन सिक्रीट करता है। किसके डायग्राम में दे रखे, एरियोलर के डायग्राम में दे रखे। तो ए का क्या होगा, 2, ये ऑप्शन हटा दूं। इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकियोल, 2 एग्जांपल एनसीईआरटी के, एक तो ब्रोंकियोल के इनर सरफेस में और एक फेलोपियन ट्यूब में आपको मिलता है सिलिएटेड एपिथेलियम, क्योंकि वहां मूवमेंट करानी होती है। बॉडी में सिर्फ 2 जगह सिलिएटेड एपिथेलियम मिलता है, ब्रोंकियोल के इनर सरफेस और फेलोपियन ट्यूब पे। इस पे भी क्वेश्चन आता है। तो बी का, और ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है, इससे पहले आपको फिर मिल जाएगा पिछले सालों में, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, जो कि 2023 में रिपीट हुआ था। तो बी का क्या है, 1, और देखो बी का 1 एक ही ऑप्शन है। अगर आपको सिर्फ इतना भी पता था ना कि ब्रोंकियोल सिलिएटेड एपिथेलियम है, आप इस क्वेश्चन को कर लेते। इसीलिए कहती हूँ कि बेटा 2-3 एग्जाम्पल भी याद है तो करो, पूरा चैप्टर मत छोड़ा करो। कभी कभी वो 1-2 एग्जाम्पल, वो 1-2 लाइन आपसे क्वेश्चन सॉल्व करवा देते हैं, आपको 4 नंबर देते हैं। पूरा नहीं होता तो थोड़ा किया करो, पर अटेम्प्ट किया, ठीक है। ब्लड हमारा किस में आता है, अभी मैंने आपको डायग्राम दिखाया, ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, जिसमें ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में आता है 4। और ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन भी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि रिपीट होता है, पीसीटी और डीसीटी, इनमें सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम मिलेगा 3। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, डी। और ये क्वेश्चन आपके पास 2023 में आया। फिर 2022 के क्वेश्चन देख लो, 3 क्वेश्चन आए थे। इसमें पूछ रहे हैं क्या प्रेजेंट है ना, क्या प्रेजेंट है एडजेसेंट बोन्स इन दी वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स होती हैं, और वहां पर ना जो जॉइंट है वो कार्टिलेजिनस जॉइंट है, तो वहां पे कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। और कौन सा कार्टिलेज होता है, फाइब्रस कार्टिलेज। 3 तरीके के कार्टिलेज होता है, हाइलिन कार्टिलेज होता है, फाइब्रस कार्टिलेज होता है, कैल्सिफाइड कार्टिलेज होता है। तो आपको यहाँ पर जो मिलता है वो आपको मिलता है फाइब्रस कार्टिलेज। फाइब्रस भी 2 तरीके के होते हैं, व्हाइट फाइब्रस और येलो फाइब्रस। तो जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है वहां आपको व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज। तो एक्चुअली दोनों बोन्स के बीच में या किसी भी 2 बोन्स के बीच में वर्टिब्रल कॉलम में आपको कार्टिलेजिनस जॉइंट मिलेगा, आपको कार्टिलेज मिलेगा, आपको व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज मिलेगा। ये चीज डायरेक्ट एनसीईआरटी में नहीं लिखी हुई, पर हमें पता होनी, तभी तो देखो बहुत रीसेंट आया हुआ है और ये फिर से आ सकता है। इतना बेसिक हमको कुछ कुछ एग्जाम्पल पता होने चाहिए। जैसे देखो कैल्सिफाइड कार्टिलेज रैबिट में मिलता है, हमें नहीं मिलता, लेकिन हाइलिन के एग्जाम्पल्स और फाइब्रस के एग्जाम्पल्स, कुछ कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स है, उतने हमें पता होने चाहिए। कुछ कुछ अगर मैं बताऊं तो वैसे तो आप डिटेल लेक्चर अगर हमारे साथ यहाँ पर करोगे
फंडा बॉक्स में, आप ऑनलाइन भी जुड़ सकते हो, आप ऑफलाइन भी जुड़ सकते हो, तो हम डिटेल में ये चीज़ कराते हैं। और मैं बेसिक अगर आपको बता दूं तो जैसे हाइलेन कार्टिलेज के एग्जाम्पल में जो सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स होती है ना ट्रैकिया की, वो आपका लेरिंग्स का कार्टिलेज इसमें आ जाएगा। आपके पास कोस्टल कार्टिलेज, जो रिब्स जहाँ से वर्टिब्रल कॉलम पे अटैच होती हैं, वो वहाँ हाइलेन कार्टिलेज में। अगर मैं फाइब्रस कार्टिलेज की बात करूँ तो वो व्हाइट फाइब्रस भी होता है, येलो फाइब्रस भी होता है। व्हाइट फाइब्रस में आपको ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क वाले जॉइंट्स मिल जाएंगे, और येलो फाइब्रस में आपको टिप ऑफ द नोज, यूस्टैशियन ट्यूब, एपीग्लॉटिस, ईयर पिन्ना, ये वाले कार्टिलेज मिल जाएंगे। और कैल्सिफाइड आपको रैबिट में मिलता है, ये पता होना चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट है, कोई पुराना क्वेश्चन भी नहीं। तो यहाँ पर आपको मिलेगा कार्टिलेज, आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमसे पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया न्यूरॉन्स के साथ प्रेजेंट है, नर्वस टिश्यू। तो ऑफ कोर्स ये कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। 4 तरीके के टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, नर्वस और मस्कुलर। ये तो पूरा एक अलग टिश्यू का हिस्सा है न्यूरोग्लिया, है ना। मोर देन 90% लिखा हुआ है कि हिस्सा इन्हीं का बना हुआ है, आपकी एनसीईआरटी लिखती है ना। सॉरी, ऐसे लिखा हुआ है कि इट मेक्स अप मोर देन हाफ द वॉल्यूम ऑफ द नर्वस टिश्यू। हाफ द वॉल्यूम से भी ज्यादा में आपको न्यूरोग्लिया मिल जाएगा। तो ये कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, ये नर्वस टिश्यू है। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, ए। इतना सिंपल क्वेश्चन आपसे 2022 में पूछा गया था। वैसे भी बेटा ब्लड, कार्टिलेज, एडिपोज टिश्यूज पूरे चार्ट में आपको दिखाया था, ये सारे कनेक्टिव टिश्यू। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से आपको यहाँ पर मैच करना है, देखो जरा, और करो बहुत आसानी से। अब तो आप कर ही पाओगे बहुत आसानी से। देखो कितने ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ब्रोंकियोल और फेलोपियन ट्यूब, 2 ही ऐसे एरिया हैं जहां सिलिएटेड एपिथेलियम मिलेगा। पहले भी क्वेश्चन रिपीट हुआ, फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ। तो ए का 4 सिर्फ उतने में सॉल्व हो रहा है, वो भी हो रहा था, ये भी हो रहा है। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा, 2-3 चीजें भी याद कर लो। तो गॉबलेट देखो फिर से रिपीट हुआ। इक्लोता यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, ये ग्लैंडुलर टिश्यू है, ये तो 3 हो जाएगा। टेंडन और लिगामेंट दोनों डेंस रेगुलर टिश्यू होते हैं, और एडिपोज और एरियुलर लूज होते हैं। मैंने कहा था ना, एक वो चार्ट याद कर लो, बहुत सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। आंसर हो जाएगा बी। इतना सिंपल क्वेश्चन 2022 में आपसे पूछा गया, मतलब शर्म आनी चाहिए क्वेश्चन बनाने। और उस बच्चे को अगर जो इसके बाद भी गलत कर रहा है, इतना रेपिटेटिव क्वेश्चन गलत, आपको लग रहा है नया क्वेश्चन, पर ये तोड़ मोड़ के वही डस्टबिन में से दोबारा सेम क्वेश्चन निकाल देते हैं। वही होता है ये, ले देके। फिर देखो 2021 का क्वेश्चन, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा रॉन्ग है स्मूथ मसल के लिए। स्मूथ मसल ये वॉल होगा बेटा, ये WALL वॉल होगा। क्या ये आपको ब्लड वेसल की वॉल में ही मसल मिलेगी? हाँ, मैं थोड़ी कंट्रोल करती हूँ कि मेरी ब्लड वेसल कैसे मूवमेंट करेगी, इनवॉलेंट्री है ना, तो स्मूथ मसल मिलेगी, ठीक है। इस मसल में कोई स्ट्रिएशन नहीं होता। हाँ, आपने देखा ना, ऐसी सी मसल थी, एकदम ऐसे फ्यूजी फॉर्म, यूनिन्यूक्लिएटेड, इसमें कोई स्ट्रिएशन नहीं था। क्या ये इनवॉलेंट्री मसल है? हाँ। क्या जो कम्युनिकेशन अमंग दी सेल्स करेंगी स्मूथ मसल्स में, वो इंटरकैलेटेड डिस्क करती हैं? नहीं। इंटरकैलेटेड डिस्क एक स्पेशल तरीके का जंक्शन है जो सिर्फ कार्डियक मसल में मिलता है, स्मूथ मसल में नहीं मिलता। मैंने उस डायग्राम में भी आपको बताया था। तो आंसर हो जाएगा डी। इतने सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आंसर हो जाएगा डी। याद रखना, इंटरकैलेटेड डिस्क स्पेशल फीचर है सिर्फ और सिर्फ कार्डियक मसल। इन केस रिपीट हो जाए तो ये इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2021 में आया था। आपको टाइप ऑफ सेल जंक्शन पहचानना है। सेल जंक्शन से क्वेश्चन आ जाता है और कीवर्ड से सीधा सीधा आता है। पहला वो जो लीकेज को स्टॉप करेगा, तो लीकेज को स्टॉप करने वाला होता है टाइट जंक्शन, ठीक है। दूसरा वो जो कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करेगा, तो कम्युनिकेशन करवाने वाला होता है गैप जंक्शन। कीवर्ड होते हैं बेटा सीधा सीधे। अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि लीकेज नहीं होने देगी, टाइट। अगर क्वेश्चन में लिखा हो सीमेंटिंग, सीमेंट वर्ड अगर क्वेश्चन में लिखा होता तो सीमेंट वर्ड का मतलब एडहेरिंग जंक्शन उसका आंसर होता है। रट लो ये कीवर्ड, और ये बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चंस में से एक है। तो अगर सीमेंट लिखा होता तो एडहेरिंग जंक्शन, लीकेज नहीं हो रही तो टाइट जंक्शन, और कम्युनिकेशन करवा रहा है तो गैप जंक्शन। तो यहाँ पर हमसे 2 ही चीजें पूछी थी, एक लीकेज वाला, एक कम्युनिकेशन वाला। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2020 में किसकी बात कर रहे हैं। एक तो होना चाहिए क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ऊपर से होना चाहिए ब्रश बॉर्डर। थोड़ी देर पहले आपने ऐसा देखा, क्यूबॉइडल एपिथेलियम पीसीटी डीसीटी दोनों में होता है, उसमें से सिर्फ पीसीटी में उसके पास माइक्रोविलाई या ब्रश बॉर्डर होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। उस क्वेश्चन में उन्होंने क्या गड़बड़ाहट कर रखी थी, उन्होंने ब्रश बॉर्डर लिखा था पर कॉलमनर लिख दिया था। तो ये सेम चीज 2020 की 2023 में रिपीट। कह रही हूँ क्वेश्चन रिसाइकिल बिन से उठाकर ही आता है, इसके पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी इसके इंपॉर्टेंस समझ लोगे ना तो बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप ये ड्रिल समझ पा रहे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको समझ में आ रहा है कि कहाँ से क्वेश्चन। फिर देखो 2020 का एक और क्वेश्चन है, फिर से गॉबलेट सेल, और मैं क्या प्रूफ दूं। गॉबलेट सेल एलिमेंट्री कैनाल में मिलता है, और आपकी जो इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कैनाल है उसमें कॉलमनर एपिथेलियम, कॉलमनर है वहां पे।
ठीक है, तो कॉलमनर का ही गॉबलेट सेल एक मॉडिफिकेशन है, वही हमसे पूछ रहे हैं। यूनिसेल्युलर होता है, कॉलमनर एपिथेलियम मिलता है। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? बी। बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2019 का क्वेश्चन देखते हैं। आता तो हर साल है, टिश्यू से क्वेश्चन हर साल आता है, 2 आते हैं या 3 आते हैं, आते हर साल है। 2020 के बाद हम 2019 में आ गए। सिलिएटेड एपिथेलियम की बात कर रहे हैं। सिलिएटेड एपिथेलियम से आप पार्टिकल या म्यूकस को मूव करोगे। ह्यूमन में ये कहाँ मिलते हैं? तीसरी बार रिपीट, 2 ही जगह जहां पर ये मिलते हैं, एक ब्रोंकियोल और एक फेलोपियन ट्यूब। ऑप्शन ढूंढो, आंसर आ जाएगा ए। मतलब अब पता लग रहा है कैसे रिपीट हो रहा है। कुछ 2-3 चीजें मैंने आपको 2024 में और 23 में बता दी, वही रिपीट होती चल रही, नोटिस कर रहे हो, और सिर्फ उनसे आंसर सॉल्व हो। इतना आसान है इस चैप्टर का प्रिडिक्ट करना कि क्या आएगा 2000, इतना आसान है। तो आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन देखो, मैच द फॉलोइंग आपको करना है, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन। जंक्शन पूछा है, कॉमन कीवर्ड होता है। अगर टाइट लिखा हुआ है तो लीकिंग से बचाएगा। ढूंढो कहाँ लिखा हुआ है कि लीकिंग से बचाएगा। ये देखो लीकेज आ गया, प्रिवेंट लीकेज, सीधा हो जाएगा बी। एक ही ऑप्शन में भाई, एक ही ऑप्शन में, दिमाग भी नहीं लगवा रहा। एडहेरिंग जंक्शन, सीमेंट ढूंढो, दिख रहा है सीमेंट 1। गैप जंक्शन, कम्युनिकेशन ढूंढो, दिख रहा है कम्युनिकेशन 4। साइनेप्टिक जंक्शन तो आपको पता है 2 तरीके के साइनेप्स होते हैं, केमिकल साइनेप्स और इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन के लिए होते हैं, तो केमिकल को ट्रांसमिट करते हैं एक सेल से दूसरे सेल में। डी का हो जाएगा 2 और आंसर आ जाएगा सी। वैसे आपको साइनेप्स ना भी दिमाग में चमक रहा हो, इतना ही आपका दिमाग एब्सेंट हो जाए नीट वाले पेपर वाले दिन, तब भी ये बेसिक पीवाईक्यू से आप कर सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? सी। ओडिशा नीट 2019 का क्वेश्चन। फिर 2016 में आप क्वेश्चन देखिए, 19 के बाद से तो लगातार आया ये, अब यहाँ पर लेकिन एक गैप था। 2016 में आप देखिए, स्मूथ मसल फिर से रिपीट हो रहा है। स्मूथ मसल कैसी होती है? मेरे कंट्रोल में नहीं होती, इनवॉलेंट्री होती है, वॉलेंट्री नहीं होती। और ये स्पिंडल शेप होती है, जी हाँ होती है। ये फ्यूजिफॉर्म होती है, हाँ होती है। अच्छा, यहाँ पे सिलेंड्रिकल लिखा हुआ है, सॉरी, यहाँ लिखा हुआ है कि ये फ्यूजिफॉर्म होती है, यहाँ लिखा है सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल नहीं होती है, ये फ्यूजिफॉर्म या स्पिंडल शेप होती है, और इसमें कोई भी स्ट्रिएशन नहीं होता। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए। काफी सिंपल क्वेश्चन, या तो डायग्राम दे देंगे या सीधा सीधा पूछ लेंगे, लेकिन उन तीनों मसल का आपको इमेजिनेशन में बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। 2016 में एक और क्वेश्चन आया था पेपर 1 में, आपको टिश्यू बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच है अपनी लोकेशन से। ट्रांजिशनल एपिथेलियम डायरेक्टली एनसीईआरटी में नहीं है, पर ये इस एपिथेलियम के सेल्स शेप बदल सकते हैं, इसीलिए इसका नाम ट्रांजिशनल होता है। याद रखना, इसका दूसरा नाम यूरोथीलियम होता है, क्योंकि आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में मिलता है। ये यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा, उस पूरी लाइनिंग में ही आपको मिलता है। ठीक है, तो ये आपको कहाँ मिल रहा है? अच्छा, आपको मैच नहीं करना, आपको करेक्ट बताना है। तो क्या ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिप ऑफ नोज में मिलेगा? नहीं, टिप ऑफ नोज में ना कार्टिलेज मिलता है, एपिथेलियम नहीं। मूवमेंट है, फ्लेक्सिबिलिटी है, ये येलो फाइब्रस कार्टिलेज होता है, तो ये आपको ट्रांजिशनल नहीं मिलेगा। क्यूबॉइडल एपिथेलियम आपको स्टमक में मिलेगा? क्यूबॉइडल एपिथेलियम आपको स्टमक में नहीं मिलेगा। स्टमक और इंटेस्टाइन की लाइनिंग में आपको कॉल्यूमनार मिलता है। ठीक है, बेसिकली जो एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन का काम करता है, तो कॉल्यूमनार मिलता है। क्यूबॉइडल आपको कहाँ पर मिलता है? क्यूबॉइडल आपको मिलता है नेफ्रॉन्स में, जो आपकी डक्ट्स हैं, जो आपकी ट्यूब्स हैं, नेफ्रॉन्स ऑफ द किडनी, वहां पर आपको क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, स्मूथ मसल इंटेस्टाइन की वॉल में मिलेगा? हाँ, क्योंकि आपके कंट्रोल में थोड़ी इंटेस्टाइन कैसे मूव करेगी, इनवॉलेंट्री है, स्मूथ है। एरियुलर टिश्यू में टेंडन होता है? नहीं, टेंडन इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड एरियुलर इज लूज कनेक्टिव टिश्यू। ये लूज है, ये डेंस है। तो जितनी इंफॉर्मेशन आपने अभी तक पीवाईक्यू करके ली है, आप उनसे इसको अगेन सॉल्व कर सकते थे। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन देखो जरा, आपको गैप जंक्शन का फंक्शन बताना है। मैं तो कह रही हूँ कम्युनिकेशन ढूंढो, दिमाग ही मत लगाओ। पहली बात, ये एनसीईआरटी की सीधी सीधी लाइन है, पर गैप जंक्शन फिर से रिपीटेड है, 2015 में आया था। और गैप जंक्शन में आपको लीकिंग नहीं ढूंढनी, वो तो टाइट जंक्शन का होता है। सीमेंटिंग नहीं ढूंढनी, वो एडहेरिंग जंक्शन का होता है। कम्युनिकेशन ढूंढना है कि 2 सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन फैसिलिटेट करेगा, उनके साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करेगा और रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन और स्मॉल मॉलिक्यूल्स में मदद करेगा। एग्जैक्टली एनसीईआरटी का पैराग्राफ उठा के छाप, 2015 का क्वेश्चन था, और आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन देखो जरा, आपको फिर से करेक्टली मैच पेयर देना है, और ये 2014 में आपसे पूछा गया था, 2014। टेंडन स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में नहीं, वो जो मैंने आपको चार्ट दिया था उससे क्वेश्चन हो रहा है, और मुझे लग रहा है उससे सॉल्व होने वाला ये 5वां या 6ठा क्वेश्चन है जो उसी चार्ट से सॉल्व हो रहा है। तो नहीं अगर देखा अभी आप वीडियो में लाइव आए हो तो जाकर पीछे उस चार्ट को देख लो। ठीक है, टेंडन आपके पास स्पेशलाइज नहीं होता, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज आपके पास डेंस नहीं होता, लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है। एरियुलर आपके पास लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है। कार्टिलेज लूज कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? सी। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? सी। 2014 में एक और क्वेश्चन आया था, फिर से आपको करेक्टली मैच पेयर यहाँ पर बताना था।
अब देखो सेलिवरी डक्ट की लाइनिंग में मिलेगा सिलिएटेड, ये फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है थर्ड या फोर्थ टाइम। सिलिएटेड एपिथेलियम दो ही जगह मिलता है पूरी बॉडी में, या ब्रोंकियोल या फेलोपियन ट्यूब। इनर लाइनिंग ऑफ सेलिवरी डक्ट में आपको कंपाउंड एपिथेलियम मिलता है, ये हो जाएगा गलत। मोइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, ये फिर से रिपीटेड ऑप्शन है, मैंने आपको बताया था और पूछा भी गया था, उस क्वेश्चन में पूछा था कंपाउंड एपिथेलियम कहाँ मिलता है, उसका आंसर था कि मोइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी में मिलता है। मैं सिर्फ पीवाईक्यू से आगे पीछे करके खेल रही हूँ, मैं अभी तो एनसीईआरटी में जा ही नहीं रही। पुराने पीवाईक्यू से आपको बता रही हूँ या नए पीवाईक्यू से आपको बता रही हूँ कि पुराना पूछा गया और आपको पुराने से पता चलता है कि नया क्या आया हुआ है। तो मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, मॉइस्ट सरफेस में कंपाउंड एपिथेलियम मिलता है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम नहीं। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में क्यूबॉइडल एपिथेलियम मिलता है, हाँ पीसीटी और डीसीटी। इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकियोल्स में आपको स्क्वेमोस एपिथेलियम मिलता है, नहीं ब्रोंकियोल में तो सिलिएटेड एपिथेलियम मिलता है, यही तो बताना चाह रहे थे आपको। तो करेक्ट आंसर आपके पास फिर से क्या हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया। 2014 का एक और क्वेश्चन है क्या, नहीं 2013 का है, कर्नाटका नीट का क्वेश्चन है। ये आपको एक स्ट्रक्चर दे रखा है, इस स्ट्रक्चर में आपको ब्रांचिंग नहीं दिख रही ना, मतलब ये आपका स्केलेटल मसल है। आपको ब्रांचिंग नहीं दिख रही तो पहले तो हमने इसको पहचान लिया कि ये स्केलेटल मसल है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, यूनी न्यूक्लिएटेड भी नहीं है, ना ही मुझे इंटरकैलेटेड डिस्क दिख रही है, मतलब ये मेरा स्केलेटल मसल। तो मुझे इस टिश्यू को देखना है, इसकी लोकेशन और इसके कैरेक्टर को पहचानना है। तो पहले तो मुझे ये बताओ, क्या ये स्मूथ मसल है, क्या ये कार्डियक मसल है, क्या ये स्ट्रिएटेड मसल है, क्या ये स्केलेटल मसल है। हाँ ये स्ट्रिएटेड और स्केलेटल है, पर ये दोनों एंड पे टेपरिंग नहीं है। टेपरिंग का मतलब जो दोनों एंड पे जुड़े, इसको कहते हैं टेपरिंग होना। और टेपरिंग कौन होती है, स्मूथ मसल होती है, स्केलेटल मसल नहीं होती। तो आंसर आ गया डी। ये एक स्केलेटल मसल है, इसमें स्ट्रिएशन है और ये बोन से काफी क्लोज एसोसिएशन रख रही है, इट इज क्लोजली एसोसिएटेड टू योर बोन्स, क्योंकि ये मूवमेंट में मदद करेगी। तो आंसर आपके पास फिर से क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने एक डायग्राम दिया हुआ है, एक कनेक्टिव टिश्यू का दिया हुआ है और आपको ये ए बी सी डी पहचानना है। बेटा ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का डायग्राम है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, वहीं से लेकर ये आया है आपके पास। यहाँ पे ना देखो पूरा मैट्रिक्स है, पूरी जाल बिछी हुई है। ये कोलेजन फाइबर है, व्हाइट फाइबर है, ये वाले आपके रेटिकुलर फाइबर है, ये येलो फाइबर और रेटिकुलर फाइबर है। ये आपका एडिपोज सेल है, क्योंकि एडिपोज सेल में ना न्यूक्लियस बेचारा साइड में हो जाता है, पूरा तो हिस्सा फैट ने ले रखा है। पर हमसे ये पूछा नहीं है, हमसे पूछा है ये आपका मास्ट सेल है जो फैगोसाइटोसिस करता है। तो ए तो आपका मास्ट सेल है, ठीक है। अच्छा जी सॉरी, आपका मैक्रोफेज है, ए तो आपका मैक्रोफेज है ना। हाँ ए तो आपका मैक्रोफेज है बेटा। ये आपका मास्ट सेल है, जहाँ पे आपको ये न्यूक्लियस दिख रहा है आपका डब्ल्यूबीसी है, मास्ट सेल एक तरीके का डब्ल्यूबीसी हुआ ना, ये आपका मास्ट सेल है। ये आपकी फाइबर बनाने वाली सेल है, इसको कहते हैं फाइब्रोब्लास्ट, क्योंकि फाइबर बनाती है। और जो फाइबर इसने बना रखे हैं ये कोलेजन फाइबर। सारा कुछ हमने पहचान लिया। तो ए हमारे पास क्या है, मैक्रोफेज, इस ऑप्शन में दे रखा है, इस ऑप्शन में दे रखा है, ये दोनों ऑप्शन हटा दीजिए। अच्छा बी अपने पास क्या है, फाइबर बनाने वाला सेल फाइब्रोब्लास्ट। क्या ये खुद फाइबर है, नहीं है फाइब्रोब्लास्ट है, तो आंसर तो आ गया। सी अपने पास खुद फाइबर है, व्हाइट फाइबर है, कोलेजन फाइबर है। और डी अपना मास्ट सेल है जो कि हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन सिक्रीट करता है। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। अब डायग्राम आपको आना चाहिए। सेल वाला चैप्टर और स्ट्रक्चरल वाले चैप्टर में से डायरेक्ट डायग्रामेटिक बेस्ड क्वेश्चन खूब आपको देखना, तो पहचानने आने चाहिए। और ये 2012 का क्वेश्चन। फिर देखो 2012 में एक और क्वेश्चन आया था, द सपोर्टिव स्केलेटल स्ट्रक्चर जो ह्यूमन के एक्सटर्नल ईयर में और नोज टिप पे होता है बच्चे, ये कार्टिलेज। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, कार्टिलेज तीन तरीके के हैं। हाइलिन कार्टिलेज जो ट्रांसल्यूसेंट होता है, फाइब्रस कार्टिलेज और कैल्सीफाइड कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज कहाँ कहाँ मिलता है, वो जहाँ रिब्स आपके वर्टिब्रल कॉलम से या स्टर्नम से जुड़ते हैं, यानी कोस्टल कार्टिलेज में मिलता है। जो ट्रैकिया की सी शेप रिंग्स है वहाँ मिलता है, लेरिंग्स में मिलता है, हायोइड बोन से एसोसिएटेड मिलता है, उस पूरे एरिया में आपको। फिर आता है फाइब्रस कार्टिलेज जो दो तरीके का है, व्हाइट फाइब्रस, येलो फाइब्रस। इंटरवर्टिब्रल में आपको व्हाइट फाइब्रस मिलता है, जो येलो फाइब्रस होता है ना वो मिलता है आपको, इसका निमोनिक से याद करने का टी। ये येलो फाइब्रस कार्टिलेज आपको वहां पर मिलता है, क्योंकि इलास्टिक फाइबर्स बहुत ज्यादा होते हैं इस कार्टिलेज। व्हाइट फाइबर मतलब कोलेजन फाइबर ज्यादा, येलो फाइबर मतलब इलास्टिक फाइबर ज्यादा। तो जो येलो फाइब्रस कार्टिलेज है, का नाम क्या है, येलो फाइब्रस कार्टिलेज, मतलब एक ऐसा कार्टिलेज जिसमें इलास्टिक फाइबर या येलो फाइबर बहुत ज्यादा है, पर ये होते कार्टिलेज ही हैं। इसका निमोनिक है याद करने का टी, जिसमें टी है बेटा टिप ऑफ नोज, जो कि यहाँ पर इन्होंने बोला। पहला ई है एक्सटर्नल ईयर, ये ईयर पिन्ना। दूसरा ई है एपिग्लॉटिस, उसमें भी आपको ये वाला कार्टिलेज मिलता है। और तीसरा ई है यूस्टैशियन ट्यूब, उसमें भी आपको ये वाला कार्टिलेज। तो इन चारों में आपको कार्टिलेज ही मिल रहा है। तो जो चीज आपको नोज टिप और एक्सटर्नल ईयर पिन्ना में मिल रही है वो और कुछ नहीं, कार्टिलेज है। इसीलिए तो इतनी फ्लेक्सिबल मूवमेंट है, देखो घुमा के देख लो पूरा।
घुमा के देख लो पूरा। तो कई लोगों में तो ये फंक्शनल भी अपने आप ईयर पिन ऐसे ऊपर नीचे मूव कर लेते हैं, मैंने बहुतों को ऐसे देखा है। आंसर क्या होगा? बी, 2012 में आया था। 2012 का एक और क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, जिसको आप देख लीजिए। आपको 4 डायग्राम, 4 स्केचेस दे रखे हैं, आपको करेक्ट आइडेंटिफिकेशन बताना है करेक्ट लोकेशन के साथ। ये देख रहे हो, ये आपके एकदम लंबे लंबे वाले सेल है, मतलब ये आपका कॉल्यूमनर एपिथेलियम, ठीक है। डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर का स्ट्रक्चर दे रखा है एनसीईआरटी में, डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी में। यहाँ देख रहे हो फाइबर एकदम सीधे सीधे पैरेलल लाइन में जुड़े हुए हैं, उबड़ खाबड़ नहीं है ना, मतलब ये कौन सी अरेंजमेंट है? रेगुलर। एनसीईआरटी अगर आप देखोगे तो और भी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ये डेंस रेगुलर कनेक्टिव, ये आपके इंटेस्टाइन का वो इकलौता जब यूनिसेल्युलर सेल मॉडिफाई होकर ग्लैंड बनाता है, ये आपका गॉबलेट है बेटा, ये आपका गॉबलेट है। और यहाँ पर आपको ये जो इंटरकैलेटेड डिस्क दिख रही है, ये आपकी कार्डियक मसल, ये आपकी कार्डियक मसल। डायग्राम्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि देखते ही पहचान में आ जाए, क्वेश्चन कैसा भी हो हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर मुझे करेक्ट बताना है, तो ए ऑप्शन में मुझे कह रहे हैं कि ये जो बी है ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम, सही बात है, ग्लैंड ही होता है गॉबलेट सेल, इंटेस्टाइन पे होता है, सही बात है, सिक्रीशन करता है, सही बात है, एकदम सही बात है। आंसर भी मिल गया, लेकिन मैं बाकी ऑप्शन भी रीड करूंगी। फिर मुझे बी में कह रहे हैं, बी ऑप्शन कह रहा है कि ये जो सी है ये कोलेजन फाइबर है। ये कोलेजन फाइबर्स, चलो मैं मान लेती हूँ, पहली बात तो ये एक कनेक्टिव टिश्यू है, और कनेक्टिव टिश्यू में आपको जो फाइबर दिख रहे हैं वो कोलेजन फाइबर है, मैं मान लेती हूँ। पर टिश्यू का नाम कोलेजन फाइबर नहीं है, इस टिश्यू का नाम तो कनेक्टिव टिश्यू है, तो वो गलत ही है। पर चलो फिर भी अपने मान लेते हैं कि किसी बच्चे के दिमाग में आ ही गया कि नहीं नहीं मैम ये फाइबर ही तो बने हुए हैं, तो कोलेजन फाइबर ही, चलो मान लिया। फिर इसकी लोकेशन कह रहे हैं कार्टिलेज। डेंस रेगुलर एक अलग कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज एक अलग कनेक्टिव टिश्यू है, अब तो लेना देना ही नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन हो गया गलत। फिर कह रहे हैं कि ये जो डी है ये स्मूथ मसल है, नहीं जी ये कार्डियक मसल है, उसको आप स्मूथ मसल प्लीज मत कहिए। लास्ट ऑप्शन कह रहा है कि ये जो ए है ये कॉल्यूमनर है, जी हाँ। कॉल्यूमनर नेफ्रॉन में मिलता है? नहीं, नेफ्रॉन की हमने ट्यूब्स में क्या पढ़ा? क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल और कुछ कुछ स्क्वैमोस होते हैं, ठीक है। और वहां पर चलो सिक्रीशन एब्सॉर्प्शन ठीक है, पर क्यूबॉइडल बोलना चाहिए था, कॉल्यूमनर नहीं मिलता नेफ्रॉन में। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए। 2012 का क्वेश्चन था ये। उसके बाद देखो जरा 2011 का क्वेश्चन, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम फिर से रिपीट हो रहा है, कितनी बार? 5th या 6th टाइम? कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं तो काउंटिंग भूल गई। कहाँ कहाँ मिल रहा है सिलिएटेड एपिथेलियम? या तो ब्रोंकियोल्स या फेलोपियन ट्यूब। अब तो बेटा, अब तो अगर ये 2025 में आया और आप ना कर पाए तो सही में लानत है, मतलब अब तो हो जाना चाहिए एकदम। आगे देखो फिर 2011 और 2010 का एक रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब 11 का भी है और 10 का भी है। सेल्स लाइनिंग दी ब्लड वेसल, आपकी ब्लड वेसल की लाइनिंग वो एंडोथेलियम, आपकी लिम्फ वेसल की लाइनिंग है ना, जहां पर एक्चुअली डिफ्यूजन हो रहा है, आपकी एल्वियोलर सेल्स की लाइनिंग, वो सब कौन करता है? स्क्वैमोस एपिथेलियम। जहां जहां डिफ्यूजन होता है वहां स्क्वैमोस होता है, जहां सिक्रीशन और एब्सॉर्प्शन होता है वहां क्यूबॉइडल और कॉल्यूमनर होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन देखते हैं। एपिथेलियल टिश्यू जो कि ब्रोंकियोल और फेलोपियन ट्यूब के इनर सरफेस पर है, मुझे तो लग रहा है ये 100th टाइम रिपीट हो रहा है। कौन सा मिलेगा? सिलिएटेड एपिथेलियम। पहले डायरेक्ट पूछते थे, 2023 2022 का देखोगे तो मैच द फॉलोइंग में, पर यही बार बार पूछ रहे हैं। लिख लेना प्लीज अपने दिमाग में, अपने दिल में एकदम छाप लेना कि सिलिएटेड एपिथेलियम ब्रोंकियोल्स और फेलोपियन ट्यूब में मिलता है। मेरी दुआ है कि यही क्वेश्चन आपको 2025 में मिल जाए और आप बढ़िया से इसको सॉल्व कर लो। आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे देखो, सेल जंक्शन 3 तरीके के होते हैं, टाइट होता है, एडहेरिंग होता है, गैप होता है। कहाँ मिलते हैं? एपिथेलियल ना, ये प्रॉपर्टी एपिथेलियल टिश्यू की है जिसमें आपको सेल जंक्शंस मिलते हैं, ये कनेक्टिव मस्कुलर नर्वस की प्रॉपर्टी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। 2009 का क्वेश्चन। 2009 में एक और क्वेश्चन आया था, कौन सा टिश्यू है जो कि सपोर्टिंग स्ट्रक्चर बनाता है एक्सटर्नल ईयर के लिए? फिर से टिप ऑफ नोज, एक्सटर्नल ईयर, यूस्टेशियन ट्यूब और एपिग्लॉटिस में क्या मिल रहा है? कार्टिलेज मिल रहा है। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि वो और कहाँ मिलता है? तो टिप ऑफ नोज। तो देखो मैंने इसलिए कहा था कि TEE जरूरी है, जो पिन्ना में जो चीज मिल रही है एक्सटर्नल ईयर पिन्ना में, वही टिप ऑफ नोज में मिल रही है, दैट इज योर कार्टिलेज। नेल्स में कार्टिलेज नहीं मिलता, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए पिन्ना में मिलता क्या है, तो जी पिन्ना में कार्टिलेज मिलता है। अब आपको ऑप्शन में ढूंढना है और कहाँ ये येलो कार्टिलेज मिल रहा है। नेल में तो केराटिन मिलता है, ईयर ऑसिकल बोन है, हड्डी है, कार्टिलेज नहीं है, वर्टिब्रे भी बोन है, कार्टिलेज नहीं है। पहली बात, ये दोनों बोन है, और यहाँ पर आपको सिंपल एपिथेलियल मिलेगा। अगर लाइनिंग की बात करूँ वो भी केराटिनाइज्ड, इसमें केराटिन है, लेकिन हम क्या ऑप्शन ढूंढ रहे हैं? जिसमें कार्टिलेज हो। तो टिप ऑफ नोज भी फ्लेक्सिबल है, उसमें कार्टिलेज है। आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? सी। 2009 का क्वेश्चन। 2007 का एक क्वेश्चन है, इसमें से कौन से पेयर है ना डिस्टिंग्विश करते हैं एक नर्व सेल को बाकी सेल से? मतलब मुझे कुछ ऐसा बताना है जो नर्व सेल में तो मिलेगा पर बाकी सेल में नहीं मिलता।
वैक्यूल तो बेटा इतनी कॉमन सी चीज है जो कि हर सेल में मिलती है, तो ये तो नर्व की कोई खास बात नहीं है। फ्लैजिला आपको बहुत ही सेल में मिलता है, तो प्रोकैरियोट यूकैरियोट में भी मिल जाता है, ये तो कोई नर्व सेल की खास बात नहीं है। न्यूक्लियस मिलना तो हर सेल की प्रॉपर्टी है। पेरिकैरियोन और डेंड्राइट्स, ये ठीक है। पेरिकैरियोन किसको कहते हैं? जो आपके अगर मैं यहाँ पर एक न्यूरॉन बनाऊं, अगर मैं यहाँ पर एक न्यूरॉन बनाऊं तो आप जानते हो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस हैं जो कि आपके डेंड्राइट्स हैं, ठीक है। ये आपका टीलोडेंड्रिया हो गया, साइनेप्टिक नोब हो गया, ये आपका एक्सोन है, ये टीलोडेंड्रिया और आपके साइनेप्टिक नोब्स हैं। ये आपका जहाँ पर न्यूक्लियस है, ये आपके सेल की बॉडी है जिसको सोमा कहते हैं, इसे ही पेरिकैरियोन कहते हैं, क्योंकि कैरियो मतलब न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस के अराउंड है। तो ये सेल बॉडी है पेरिकैरियोन का मिलना, और ऐसे ब्रांच डेंड्राइट्स का मिलना, ये सिर्फ नर्व सेल की प्रॉपर्टी है, ये और किसी सेल में नहीं मिलता। आंसर हो जाएगा डी। बहुत ही सिंपल कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, 2007 में आया था। अगला क्वेश्चन फिर से 2007 का ही है। देखिए, आपसे पूछ रहे हैं किसकी प्रिपरेशन में आपको सेल जंक्शन बहुत फ्रीक्वेंटली मिलेंगे। तो सेल जंक्शन किसकी प्रॉपर्टी होती है? एपिथेलियल टिश्यू की। थ्रोम्बोसाइट जो आपके पास है, ये एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स नहीं है, ये आपके ब्लड के सेल्स, ब्लड की प्लेटलेट्स में। टेंडन आपके पास कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज आपके पास कनेक्टिव टिश्यू है, सिलिएटेड एपिथेलियम आपके पास एपिथेलियल टिश्यू है, नाम से ही पता चल रहा है। और सेल जंक्शन किसकी प्रॉपर्टी है? एपिथेलियल टिश्यू की प्रॉपर्टी है। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी। 2007 का क्वेश्चन था। 2006 का एक और क्वेश्चन देखिए, एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू किसको ज्वाइन करता है? बेटा एक ट्रिक याद रखना, जो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू मैंने आपको बताया ना, टेंडन और लिगामेंट, तो उसमें ना एक निमोनिक होता है, दैट इज बबली। बबली आंटी आपको याद रखनी। एल क्या है? लिगामेंट। लिगामेंट का काम होता है हड्डी को हड्डी से ज्वाइन करना, बोन को बोन से ज्वाइन करके, बोन को बोन से ज्वाइन करके रखना, जहां जॉइंट है, जहां मूवमेंट है। लिगामेंट फिर भी थोड़ी बहुत मूवमेंट अलाउ करता है, इसीलिए कहते हैं कि लिगामेंट इज अ मॉडिफाइड येलो फाइब्रस टिश्यू, क्योंकि येलो वाले में ना इलास्टिक है, तो थोड़ी बहुत इलास्टिसिटी है। तो बोन को बोन से ज्वाइन कौन करता है? लिगामेंट। अगर ये चीज क्लियर हो गई तो अपने आप टेंडन का क्या काम हो गया? बोन को मसल से ज्वाइन कर। दो ही तो काम है टेंडन और लिगामेंट के, एक हड्डी को हड्डी से ज्वाइन करता है, एक हड्डी को मसल से। अगर यहाँ हड्डी है तो इसके ऊपर चिपकी हुई मसल है बेटा, मूवमेंट हड्डी को नहीं करनी आती, मूवमेंट मसल को करनी आती। जैसी मसल मूव करती है वो हड्डी को भी साथ लेकर ऊपर चलती है, ऐसे। तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होता है बोन का हड्डी से, हड्डी का मसल से, सॉरी, बोन का मसल से या हड्डी का मसल से, तो वो टेंडन करवाता है। और एक बोन और दूसरे बोन के बीच में आपको लिगामेंट्स मिलते हैं। ठीक है जी, ये बात क्लियर हो गई। तो अब, और ये टेंडन और लिगामेंट क्या है? क्या ये एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू है? नहीं। फिर से वो चार्ट याद करो, ये दोनों क्या है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। एरियुलर लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है ना। तो बोन को बोन से ज्वाइन करने वाला हुआ लिगामेंट। लिगामेंट एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू है, ये एक डेंस कनेक्टिव। फैट बॉडी को मसल से ज्वाइन करना, पहली बात, ये जो फैट बॉडीज का एसोसिएशन है, इसमें एडिपोज टिश्यू आता है, एरियुलर आता ही नहीं। एरियुलर का फैट बॉडी से लेना देना नहीं है। इंटेग्यूमेंट का मसल से, ये ठीक हो सकता है, मान लिया डायरेक्टली एनसीईआरटी में नहीं पढ़ा, पर ये ठीक हो सकता है। इंटेग्यूमेंट आपकी कवरिंग, आपकी स्किन, और आपकी स्किन के जस्ट नीचे जो सपोर्टिव टिश्यू पूरी बॉडी में मिलता है, दैट इज योर एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो पूरे सरफेस में स्किन के नीचे यही टिश्यू तो मिलता है। तो एरियुलर का काम ही बेटा स्किन को नीचे मसल से अटैचमेंट देना होता है, यही इसका आंसर है। आप इसको एलिमिनेशन से कर सकते थे या लोकेशन से कर सकते थे, क्योंकि एनसीईआरटी बताती है कि स्किन के नीचे आपको एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू मिलता है। फिर यहाँ पे बोल रहे हैं बोन को मसल से ज्वाइन कर, तो बोन को मसल से कौन ज्वाइन करता है? टेंडन। टेंडन फिर से डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, वो भी आपका एरियुलर या लूज कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। जितना समझोगे उतना 2025 का क्वेश्चन इसी पीवाईक्यू से बना लोगे, एनसीईआरटी पढ़ने की भी जरूरत। ये आंसर हो जाएगा सी। 2005 में क्वेश्चन देखो, 4 काफी हेल्दी लोग थे अपनी 20s में, 20s मतलब 20 से 30 की उम्र में थे, और उनको हो गई जी इंजरी। इंजरी हो गई तो उनके कई सेल की डेथ भी हो गई और डैमेज भी हो गया। अब इसको मुझे बताओ, नए सेल से रिप्लेस कौन करेगा? लिवर करेगा, न्यूरॉन करेगा, मेल्फिजियन लेयर ऑफ स्किन करेगी, या ओस्टियोसाइट्स करेंगे? हमसे पूछ क्या रहे? अच्छा सॉरी, क्वेश्चन पूरा रीड करो बेटा। हमसे पूछ रहे हैं लीस्ट लाइकली, मतलब इसमें से कौन, मतलब कुछ भी हो जाए वो तो रिप्लेसमेंट नहीं कर रहा। रिप्लेसमेंट कैसे किया जाता है? डिवाइड करके, पुराना सेल डिवाइड करके नए सेल की जगह भरता है, जिसकी अभी अभी इंजरी हुई है, जिसको अभी भी डैमेज पहुंचा, उसकी जगह के लिए वापस से रिपेयर करने के लिए ना सेल डिवीजन करना पड़ता है। अब ये क्वेश्चन इस चैप्टर का भी है, ये क्वेश्चन सेल साइकिल और सेल डिवीजन का भी है। आपने जीनोट फेस या क्वीसेंट फेस के बारे में पढ़ा होगा। बोलते हैं कि हमारा नर्व सेल, हमारा हार्ट सेल उसके अंदर जाता है। नर्व सेल जब बच्चा एम्ब्रियोनिक स्टेज में था, जितने बनने थे बन गए, उसके बाद नहीं बने।
वो कभी दोबारा रीडिवाइड नहीं करेगा। क्वेश्चन एक्चुअली यही जानना चाहता था कि आपको ये बात पता है या नहीं पता कि इसमें से कौन सा रीडिवाइड करता है। तो और कोई भी सेल कर जाएगा डिवाइड, न्यूरॉन नहीं करेगा। वो कर गया जितना एम्ब्रियोनिक स्टेज में करना था, अब नहीं करेगा। तो आंसर होगा बी। इसमें वैसे नर्व सेल, हार्ट सेल दोनों लिखते हैं सेल साइकिल और सेल डिवीजन में, पर ये जितना डिवीजन इसका होना होता है ना बेटा, हो जाता है। बाद में ये डैमेज कंट्रोल करने के लिए या रिपेयर करने के लिए दोबारा डिवाइड करें, नर्व सेल नहीं करे। और पूछा भी हमसे लीस्ट लाइकली है, तो सबसे कम चांसेस इसी के हैं आंसर। फिर देखो 2004 का क्वेश्चन, मास्ट सेल। ये तो मैं 2-3 बार आपसे रिपीट भी करवा चुकी हूँ, आपने डायग्राम भी देख लिया। मास्ट सेल क्या क्या सिक्रीट करता है? श, दैट इज द ट्रिक। तो जिसमें सेरोटोनिन, हिपेरिन और हिस्टामिन आते हैं। अब आप ऑप्शंस देख लीजिए, आपको हिपेरिन और हिस्टामिन दिख रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये 3 चीजें होती हैं जो मास्ट सेल सिक्रीट करता है। 2003 का क्वेश्चन देखिए, इसमें से किस में सबसे लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर मटेरियल आपको मिलेगा? एरियुलर टिश्यू में। लूज कनेक्टिव टिश्यू है, फाइबर्स बहुत दूर दूर है, मतलब पूरी जगह किसने भर रखी है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स नहीं भर रखी। अब सोचो ना, कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ऐसी पैकेजिंग नहीं होती पूरी पूरी सेल वाली, बड़ा सारा मैट्रिक्स है, बहुत सारे फाइबर्स हैं, लूज मैट्रिक्स है, और वही मेजरली एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स बना रहा है जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे है। तो लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर मटेरियल अगर कहीं मिलेगा तो कनेक्टिव टिश्यू, उसमें भी लूज कनेक्टिव टिश्यू, तो उसका आंसर है एरियुलर, वही आपका आंसर होगा। ये तो एपिथेलियल हो गया, नर्व फाइबर तो फिक्स सेल हो गया, मसल तो फिक्स सेल हो गया, कनेक्टिव टिश्यू इसका आंसर होना चाहिए। ये आपका मस्क्यूलर टिश्यू है, 4 तरीके के टिश्यू हैं। ये आपका मस्क्यूलर टिश्यू है, ये आपका नर्वस टिश्यू। सबसे ज्यादा अगर आपको कहीं एक्स्ट्रा सेल्यूलर मटेरियल मिलता है तो कनेक्टिव टिश्यू में मिलता है, और ये आपका एपिथेलियल टिश्यू है। और इन चारों ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन है बेटा कनेक्टिव टिश्यू का, दैट इज योर एरियुलर, वही आपका आंसर होगा। आंसर हो जाएगा 2003 के बाद 2002 का क्वेश्चन देखो, कोलेजन की बात करें। कोलेजन फाइबर है बेटा, अपने आप में कौन सा प्रोटीन हुआ? फाइब्रस प्रोटीन हुआ, दिमाग लगाना ही नहीं। जो धागे जैसा प्रोटीन है वो फाइब्रस, कोलेजन के धागे होते हैं, कोलेजन के धागे होते हैं, व्हाइट फाइबर, तो ये फाइब्रस प्रोटीन है। लिपिड और कार्बोहाइड्रेट है नहीं है ये प्रोटीन। और कोलेजन मोस्ट अबंडेंट एनिमल प्रोटीन होता है, बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में पढ़ते हो, वहां से भी क्वेश्चन आता है। तो ये प्रोटीन है, वो भी फाइब्रस है, गोल नहीं है, ग्लोबुलर नहीं है, फाइब्रस है, धागे जैसा है, आपने इसका स्ट्रक्चर भी देखा है। आंसर क्या होगा? अगला क्वेश्चन देखो, मान लेते हैं कोई इंजरी हुई, नेजल सेप्टम डैमेज हो गया, इसकी रिकवरी के लिए कौन सा कार्टिलेज आएगा? अब इस हिस्से में कौन सा कार्टिलेज आएगा? टिप ऑफ नोज के आसपास आप जानते हो, इलास्टिक कार्टिलेज। कौन सा कार्टिलेज आएगा? 3 कार्टिलेज मैंने आपको बताए थे, ठीक है, हाइलिन, कैल्सिफाइड और फाइब्रस। फाइब्रस 2 तरीके के होते हैं, जिसमें आपका व्हाइट फाइबर भी आता है और आपका इलास्टिक यानी कि येलो फाइबर भी आता है। फाइब्रस कार्टिलेज में व्हाइट फाइब्रस और येलो फाइब्रस, तो इसमें इलास्टिक कार्टिलेज है। टिप ऑफ नोज पे इलास्टिक कार्टिलेज होता है, ठीक है, इलास्टिक कार्टिलेज होता है। बस जो एक डाउट है, वो टिप ऑफ नोज हमसे पूछा नहीं है, हमसे पूछा नेजल सेप्टम है, और ये 2001 का है, ठीक है। अंदर जो नेजल का सेप्टम है वहां पर डैमेज हुआ है, टिप ऑफ नोज वाला नहीं हुआ है। वहां के अगर सेप्टम के कार्टिलेज की बात करूं, वहां हाइलिन होता है, वहां इलास्टिक नहीं होता। तो बेटा अब वही बात है, कुछ कुछ एग्जांपल्स आपको याद करने ही पड़ेंगे। नेजल सेप्टम में आपको हाइलिन कार्टिलेज मिलता है, टिप ऑफ नोज में आपको इलास्टिक कार्टिलेज मिलता है, कैल्सिफाइड आपको रैबिट में मिलता है, फाइब्रस इंटरवर्टिकल डिस्क में मिलता है। कुछ कुछ एग्जांपल आप याद करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आंसर क्या होगा, हाइलिन कार्टिलेज में। अगला क्वेश्चन देखो, 2001 का, कौन सा सेल है ना, इसमें से कौन सा सेल लेयर नहीं बनाता और स्ट्रक्चरली दूर दूर रहता है? नर्व सेल। एपिथेलियल सेल तो पूरी लेयर बनाता है, बेसमेंट एपिथेलियम के ऊपर पूरी लेयर बना के बैठा है। मसल भी फिर भी एक के साथ एक जुड़कर लेयर बना लेता है। ग्लैंड तो है ही एपिथेलियल, उसमें तो लेयर है ही। नर्व दूर दूर है ना, स्ट्रक्चरली पूरे पूरे सेल एक दूसरे से सेपरेट है, लेयर नहीं बना रहे, कहीं बिखरे हुए हैं एकदम पूरी बॉडी में, ऐसे एक लेयर बाय लेयर बनाकर बैठे होंगे, नहीं जी, फैले हुए हैं एकदम। तो जो सेपरेट आपको स्ट्रक्चरली मिलेंगे वो आपका नर्व सेल होगा। और 2001 में पूछे गए इस क्वेश्चन का आंसर है सी, अगेन कॉमन सेंस बेस्ड, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चले, प्रोटियोग्लाइकन नाम से समझ में आ रहा है, प्रोटीन भी है और शुगर भी है। कार्टिलेज में जो प्रोटियोग्लाइकन होता है ना, वो उनका मैट्रिक्स बनाता है, पॉलीसेकेराइड का जो उनका मैट्रिक्स है वो बनाता है। तो याद रखना, प्रोटियोग्लाइकन जो आपको मिल रहा है यहाँ पे कार्टिलेज में, उसको कॉन्ड्रियोटिन कहते हैं, ठीक है। प्रोटीन भी है और ग्लाइकन भी है। और अगर बोन होता तो ओसिन कहते हैं। वैसे कॉन्ड्रिटिन प्रोटीन होता है और ओसिन प्रोटीन होता है। कॉन्ड्रिटिन, कॉन्ड्रियोटिन आपका कार्टिलेज में मिलता है और ओसिन बोन में मिलता है। फिक्स नाम होते हैं। ये ओस वर्ड, ये जो ओसिन वर्ड है ना, जैसे ओस्टियोसाइट, कॉन्ड्रोसाइट, ओस्टियोब्लास्ट, कॉन्ड्रोब्लास्ट, तो ये ओस्टियोसाइट, ओस्टियोब्लास्ट, ओसिन, ये सब बोन में मिलता है।
कॉन्ड्रोसाइट, कॉन्ड्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रियोटिन, ये कार्टिलेज में मिलता है। हमसे कार्टिलेज पूछ रहे हैं तो आंसर क्या होगा? कॉन्ड्रियो। मुझे पता है कि आप बोलोगे कि मैम प्रोटियोग्लाइकन तो अब हम नहीं पढ़ते, ठीक है, आप डायरेक्टली एनसीईआरटी में नहीं पढ़ते, पर ये आप कॉमन सेंस से कर सकते हो। फिर भी इसको कट कर दे रही हूँ कि इतना भी नहीं आएगा तो सारा को, बट आंसर हो जाएगा कॉन्ट्रियोट। कैसिन तो आपके मिल्क वाला प्रोटीन होता है कैसिन, और कार्टिलेजिन कोई नाम नहीं है। कार्टिलेज से एसोसिएटेड प्रोटीन्स या प्रोटियोग्लाइकन्स के नाम में ना कॉन्ड्रो वर्ड यूज होता है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन देखो, सिंपल एपिथेलियम का कैरेक्टर बताओ। क्या ये इनडिस्क्रिमिनेटली अरेंज्ड हैं? नहीं, मतलब बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के अरेंज्ड है? नहीं भाई, प्रॉपर डिस्क्रिमिनेशन है इनमें तो, कोई क्यूबॉइडल है, कोई स्क्वैमोस है, तो ऐसा तो नहीं है, ठीक है। क्या ये डेफिनेट लेयर बनाते हैं? हाँ, इसमें इनको बड़ा मजा आता है। नीचे इनको बेसमेंट एपिथेलियम दो, ऊपर ऊपर सीधी सीधी फिक्स डेफिनेट लेयर बनाएंगे, लेयर ये बनाएंगे। क्या ये कंटिन्यू टू डिवाइड एंड हेल्प इन ऑर्गन फंक्शन? हर ऑर्गन के फंक्शन में ये हेल्प करें ऐसा नहीं होता। जनरली तो ये किसी ना किसी ऑर्गन की लाइनिंग बना रहे होते हैं, स्किन की लाइनिंग या ऑर्गन की लाइनिंग, फंक्शन में हेल्प करें ऐसा नहीं है। नन ऑफ दीज नहीं है, ये डेफिनेटिव लेयर बनाते हैं, डेफिनेटिव लेयर बनाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? 2000 का क्वेश्चन, ये 2000 रुपए का भी नहीं, 2000 AIPMT में पूछा था। 1999 का क्वेश्चन देख लो, किस पे पूछ रहे हैं? लिगामेंट पे पूछ रहे हैं। इट इज इन इलास्टिक वाइट फाइब्रस टिश्यू, it is a modified white fibrous tissue, it is modified yellow elastic fibrous tissue, या none of these। बेटा ये मैं आपको बता दूं, ये डायरेक्टली एनसीईआरटी में नहीं है पर मैं आपको बता दूं, लिगामेंट बोन को बोन से ज्वाइन करता है जहां मूवमेंट चाहिए ना, तो अभी है कौन सा? डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है। डेंस रेगुलर में फाइबर तो होगा, कोलेजन भी होगा और इलास्टिक भी होगा। तो जो लिगामेंट है, क्योंकि उसमें मूवमेंट होती है तो उसमें येलो इलास्टिक ज्यादा मिलता है, तो उसको मॉडिफाइड येलो इलास्टिक फाइब्रस टिश्यू बोल देते हैं। वही जो आपका टेंडन होता है उसमें मूवमेंट नहीं है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन दिखा रहा है, तो वहां पर आपको कोलेजन फाइबर ज्यादा मिलता है, वो व्हाइट फाइब्रस का मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो ये व्हाइट फाइब्रस का मॉडिफिकेशन नहीं है, व्हाइट फाइब्रस का मॉडिफिकेशन नहीं है, ये येलो फाइब्रस का मॉडिफिकेशन। और आंसर क्या हो जाएगा? सी। 1999 में आया था, कुछ नई चीज आपने सीख ली और आप रिलेट करके भी पढ़ सकते हो, ठीक है। 1999 में देखो सेम टेंडन और लिगामेंट दोनों का क्वेश्चन पूछ गया था। टेंडन जो है वो थोड़ा सा हार्ड है, बोन को मसल से एसोसिएट कर रहा है, वहां पर आपको व्हाइट फाइब्रस मिलेगा, व्हाइट फाइब्रस टिश्यू मॉडिफाइड इसको बोलते हैं, कोलेजन फाइबर आपको ज्यादा मिलेगा। आंसर क्या होगा? बी। सीधी सीधी बात याद रखना, ये मॉडिफाइड व्हाइट फाइब्रस है, वो मॉडिफाइड येलो फाइब्रस है, उसमें फिर भी इलास्टिसिटी मिल जाएगी। 1998 का क्वेश्चन देखो, हिस्टामिन कौन बना रहा है? मास्ट सेल। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। हिस्टामिन, हेपेरिन और सेरोटोनिन कौन बनाता है? मास्ट सेल। आंसर हो गया बी। 97 का क्वेश्चन देखो, कौन सा प्रोटीन मिल रहा है कार्टिलेज में? अभी आपने देखा था कॉन्ड्रियोटिन जो प्रोटियोग्लाइकन था, और वैसे अगर मैं बोलूं डायरेक्ट प्रोटीन तो कॉन्ट्रिन। बोन में मिलता है ओसीन, यहाँ मिलता है कॉन्ट्रिन। आंसर क्या हो जाएगा? सी। और प्रोटियोग्लाइकन क्या था? कॉन्ड्रियोटिन, तो वहीं से वो नाम आते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? सी। 97 का क्वेश्चन देखो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन किसकी बनी है। मैं बार बार आपको कह रही हूँ, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, उसके ऊपर एपिथेलियल की लाइनिंग होती है, एपिथेलियल सेल की। बेसमेंट मेम्ब्रेन में सिक्रीशन है, कोई सेल नहीं है, इसके जस्ट नीचे कनेक्टिव टिश्यू है, उसका मैट्रिक्स है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन आधा तो एपिथेलियल के सिक्रीशन से बना है, आधा कनेक्टिव के सिक्रीशन से बना है, पर उसमें कोई सेल नहीं होता। याद रखना, उसमें कोई सेल नहीं होता, वो एपिथेलियल के प्रोडक्ट से बनता है। हाँ, इसमें कोई सेल नहीं होता, कोई सेल नहीं होता। की पॉइंट ही यही है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है पर उसमें कोई सेल नहीं है। अगर ये आप देख लोगे ना तो आप एलिमिनेशन से आंसर कर लोगे। इंपॉर्टेंट बात ही है कि इसके पास सेल नहीं होता, ये सिक्रीशन से बना है, दोनों के बराबर के सिक्रीशन से बना है, ऊपर से एपिथेलियल टिश्यू, नीचे से कनेक्टिव, उनके सिक्रीशन से। तो आंसर होगा सी। क्यों लिखा है मैंने? आंसर होगा ए। ऐसे सिली मिस्टेक मत करना, यहाँ पर बहुत बच्चे करते हैं ऑफलाइन में, यहाँ पर सही टिक करेंगे लेकिन OMR में गलत। तो ए आंसर होगा, आंसर हो जाएगा। 97 का क्वेश्चन है। 97 में एक और आया था, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम के बारे में पूछ। तो इस क्वेश्चन को पहली बात तो आप इस क्वेश्चन को हैप्पीली छोड़ सकते हो, ठीक है। नहीं आए हैप्पीली छोड़ देना। 1997 में आया था, अब नहीं रिपीट हो रहा, हैप्पीली छोड़ देना। फिर भी मैं बता दूं, कंपाउंड एपिथेलियम में मिलती है। कंपाउंड एपिथेलियम में ना बहुत सारी लेयर है, नीचे से लेकर ऊपर तक बहुत सारी लेयर है। बीच में काफी सारे पॉलीगोनल सेल होते हैं, नीचे वाली स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम होती है, ऊपर वाली स्ट्रेटम कॉर्नियम होती है, वो जो डेड होती है केराटिन वाली। तो उसमें जो जर्मिनेटिवम होती है ना, वो कॉलमनर एपिथेलियम की बनी हुई। मैं बता दे रही हूँ क्योंकि मेरा फर्ज है बताना, पर हैप्पीली छोड़ देना, नहीं आएगा ये क्वेश्चन। आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन 93 में आया था, जो हेयर मिल रहा है आपको स्किन पे, वो डेड है जी, है ना। पहली बात तो वो लिविंग तो है नहीं, केराटिन है उसके अंदर, वो डेड है। और वो एपिडर्मल का बना है कि डर्मल का बना है? तो ये बेटा एपिडर्मल इन ओरिजिन, इसको भी आप हैप्पीली छोड़ सकते हो। डेड है, एपिडर्मल इन ओरिजिन है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है।
होते ही एपिडर्मल इन ऑरिजिन है, पर ऐसा बोला जाता है देन दे ग्रो डीप इनटू द डर्मिस रीजन। डर्मिल के नीचे जो डर्मिस रीजन है ना, उसके अंदर एक ग्रो डीप कर जाते हैं, पर है ये एपिडर्मल इन। पढ़ना है नहीं पढ़ना, आएगा नहीं आएगा। केराटिन स्ट्रैटिफाइड में होता है, उतना काफी है, उतना काफी है, इम्पर्मिएबल टू वाटर है, उससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत है नहीं। अगला टॉपिक हम करेंगे कॉकरोच। टिश्यू से इतने ही क्वेश्चन आए थे। कॉकरोच मेरा फेवरेट है, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं, तो हम फटफट फटफट इसको सॉल्व करेंगे और जैसे जैसे क्वेश्चन है उनको देखेंगे। 2024 में क्वेश्चन यहाँ से आया था, तो फ्रॉग से नहीं पूछा था, उल्टा एनसीईआरटी में तो फ्रॉग था, एनसीईआरटी वाली चीज से पूछा नहीं। कॉकरोच से एक पूछा, 3 टिश्यू से पूछे, तो ये होता है या तो कॉकरोच या फ्रॉग, एक क्वेश्चन आता है। तो कॉकरोच से क्वेश्चन आया हुआ था, आपसे पूछ रहे हैं दोनों सेक्स ऑफ कॉकरोच यानी मेल और फीमेल में आपको एक पेयर जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर मिलता है जिसको एनल सर्काई कहते हैं, और वो 10th सेगमेंट में। इतना सिंपल क्वेश्चन। एनल स्टाइल सिर्फ मेल में होता है, पर एनल सर्काई दोनों में होता है और एकदम लास्ट सेगमेंट पे होता है। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? डी। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखो, मैच द फॉलोइंग करना है आपको। कौन सा स्ट्रक्चर है जो फूड को स्टोर करता है? तो स्टमक, कॉकरोच का स्टमक क्या है? क्रॉप। अगर आपको याद हो तो पहले फेरिंग्स, फिर ईसोफेगस, फिर क्रॉप के नीचे छोटू सा गिजर्ड जो कि मैस्टिकेशन भी करता है, मतलब माउथ के साथ साथ ये भी मैस्टिकेशन और ग्राइंडिंग में मदद करता है। फिर आपकी मिडगट, फिर आपका हाइंड, है ना। तो क्रॉप, तो ए का हो जाएगा 4, जो कि 2 ऑप्शन में। रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स मिलना एट जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट। फोरगट खत्म होता है गिजर्ड पे, मिडगट शुरू हो रहा होता है, उस जंक्शन पे आपको 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स मिलती हैं, जिन्हें हिपैटिक सीके या गैस्ट्रिक सीके कहा जाता है, जो कि डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करती हैं। तो दैट इज 2। फिर मिडगट खत्म होता है, हाइंड गट शुरू होता है, वहां पर आपको 100 to 150 येलो थिन फिलामेंट्स मिलते हैं, जो कि है मैल्फिजियन ट्यूब्यूल और एक्सक्रीशन में मदद करते हैं। 3। जो स्ट्रक्चर फूड की ग्राइंडिंग में मदद करता है दैट इज योर गिजर्ड, दैट इज योर गिजर्ड। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। बहुत सारी चीजें कॉकरोच की आपने रिवाइज कर ली, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चन आया था 2024 में, जो कि आप उसकी एनाटॉमी में पढ़ते हो। 2023 में भी एक क्वेश्चन कॉकरोच से आया था। कॉकरोच में एक्सक्रीशन किससे होता है? सबसे इंपॉर्टेंट मैल्फिजियन ट्यूब्यूल, उसके सिवा यूरिकोस ग्लैंड, नेफ्रोसाइट और फैट बॉडीज। ये तीनों एनसीईआरटी ने इन तीनों का ही नाम लिखा हुआ है कि अलोन विद मैल्फिजियन ट्यूब्यूल इनके यूरिकोस ग्लैंड, नेफ्रोसाइट और फैट बॉडीज भी एक्सक्रीशन में मदद करते हैं। फैलिक ग्लैंड तो मशरूम ग्लैंड है, वो एक्सेसरी मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है, वो एक्सक्रीशन में मदद नहीं करता। कोलेटरल ग्लैंड इनकी फीमेल में मिलता है, जो कि एग के बाहर ऊथिका लगाने का काम कर रहा होता है। तो BCD हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा? डी। ठीक है, बढ़िया। इतना सिंपल आया था 2023 में, 2022 में देखो हर साल आया, हर साल। टेगमीना फॉल्स विंग्स होते हैं, टेगमीना और एलाइट्रा फॉल्स विंग्स होते हैं। 4 विंग होते हैं और फॉल्स भी होते हैं, और ये मीजोथोरैक्स से आते हैं, क्योंकि विंग्स तो 2 ही हैं, 2 मतलब 2 पेयर हैं। एक है जो मीजोथोरैक्स से ओरिजिनेट हो रहे हैं, एक है जो मेटाथोरैक्स से ओरिजिनेट। मेटाथोरैक्स से इनका ट्रू विंग आता है जो फ्लाइट में मदद करता है, जिसे हाइंड विंग भी कहते हैं। लेकिन जो टेगमीना इनका फॉल्स विंग है, जो एक्चुअली फ्लाइट में मदद नहीं कर रहा, वो मीजोथोरैसिक इन ऑरिजिन है। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? है ना। ठीक है। फिर देखो 2021 हर साल क्वेश्चन है, 21, 22, 23 मतलब आएगा ही आएगा। तो 21 वाला क्वेश्चन भी देख लो। आपको यहाँ पर बताना है इनकरेक्ट कॉकरोच। 10th वाले सेगमेंट पे आपको एनल सर्काई मिलता है। देखो रिपीटेड क्वेश्चन 2021 का 2024 में आया। अगर आपने 2021 किया होता तो इसी लाइन से क्वेश्चन 2024 में आया था कि 10th सेगमेंट पर एनल सर्काई मिलता है दोनों सेक्सेस में। देखा कैसे रिपीट होता है पीवाई? ऐसे रिपीट होता है। अब दोबारा देखो नहीं याद आ रहा तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट है कि 10th सेगमेंट में दोनों सेक्सेस में एनल सर्काई मिलता है। हमने वापस आपको 2024 के क्वेश्चन पे लेके जाती हूँ। 2024 था, 2023 था, इसमें देखा था हमने, 2024 में देखा था दोनों सेक्सेस एनल सर्काई 10 से ऐसे रिपीट होता है। एकदम अपने आप में ही अपना मतलब पेपर लीक कर देते हैं हम, फिर भी नहीं पहचान पाते। सोचो हम कितने बुद्धू हैं। कुछ चैप्टर्स तो एकदम लीक है, पहली पेपर लीक है, और अब तो खैर बहुत कुछ ही हो रहा है, कमेंट नहीं करना चाहिए। आगे देखो, अ रिंग ऑफ गैस्ट्रिक सीके, अभी आपने देखा ना हिपैटिक सीके या गैस्ट्रिक सीके एक ही बात होती है। तो ये हिपैटिक सीके या गैस्ट्रिक सीके आपको कहाँ मिलते हैं? ये आपको मिलते हैं जंक्शन ऑफ मिड गट और हाइंड गट पे नहीं, ये 5 to 7 है, ये आपको मिलते हैं फोर गट और मिड गट पे। ठीक है जी, और इनकरेक्ट ही आपको बताना है। हाइपोफेरिंग्स जो होता है वो माउथ पार्ट की कैविटी में होता है। हाँ, हाइपोफेरिंग्स टंग है और वो माउथ पार्ट की कैविटी में मिलता है। हाँ, फीमेल में 7th और 9th स्टर्ना एक साथ जेनाइटल पाउच बनाते हैं। हाँ, 7th, 8th और 9th मतलब 7 से लेकर 9 तक तीनों स्टर्ना मिलके जेनाइटल पाउच बनाते हैं। इसमें गोनोपोर, स्पर्मेथिकल पोर और कोलेट्रल ग्लैंड आती है। तो ये भी करेक्ट है, मुझसे इनकरेक्ट पूछा है, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 2020 का, हर साल है, हर साल 2020 वाला देख लो। अगर मैं इसका हेड
रिमूव कर दूं तब भी कॉकरोच कुछ दिन जिंदा रह जाता है। डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है। क्यों जिंदा रह जाता है? क्योंकि इसका हेड जो सुप्राइसोफेजियल गैंग्लिया है वो इकलौता नर्वस सिस्टम का हिस्सा नहीं। इसका नर्वस सिस्टम पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है। वेंट्रल साइड पे इसकी नर्व कोड है और गैंग्लिया है। हेड में तो सिर्फ गिनती के कुछ कुछ गैंग्लिया, पूरा ब्रेन सिर्फ रेगुलेट नहीं कर रहा था और सिर्फ हेड में ही नर्वस सिस्टम था, इसीलिए हेड के हट जाने के बाद भी वो अपने आप को जिंदा रख पा रहा था। फिर वो मरता क्यों है कुछ एक हफ्ते बाद? क्योंकि उसके एंटीना आप ले लेते हो, अब वो मॉनिटर नहीं कर पा रहा, अब माउथ पार्ट चला गया है ना, आप वो खाना नहीं खा पा रहा, वो सेंस नहीं कर पा रहा, वो स्टार्व कर रहा है, स्टार्व करके मर जाता है, स्टार्व करके मर जाता है। ठीक है, तो अगर मैं इसका हेड रिमूव कर दूंगी तब भी कॉकरोच क्यों जिंदा रहेगा? क्योंकि जो सुप्राइसोफेजियल गैंग्लिया है वो वेंट्रल पार्ट में नहीं, सुप्राइसोफेजियल गैंग्लिया तो हेड वाले रीजन में। कॉकरोच के पास नर्वस सिस्टम ही नहीं होता, ये तो कतई गलत बात है। कॉकरोच के हेड में तो बहुत छोटा सा नर्वस सिस्टम आता है, उसका बाकी का नर्वस सिस्टम उसकी बॉडी के वेंट्रल पार्ट में, इसीलिए तो हेड रिमूव करने के बाद भी वो जिंदा रहता है। ये बात करें, इसके हेड में सिर्फ 1/3 ऑफ द नर्वस सिस्टम आता है, बाकी डोर्सल पार्ट पे नहीं। हमारे अंदर डोर्सल पार्ट पे नर्वस सिस्टम है, नर्व कोड है, ये तो नॉन कोडेटा है। आर्थ्रोपोडा है ना कॉकरोच, वो तो नॉन कोडेटा है। नॉन कोडेटा की तो वेंट्रल साइड पे नर्वस सिस्टम, डायरेक्टली भी नहीं आता तो एनिमल किंगडम से सॉल्व कर सकते थे। तो आंसर आपके पास क्या होगा? सी। 2020 के बाद 2019 बिना फेल हर साल क्वेश्चन आता है। आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है एलिमेंट्री कैनाल का, तो 2019 2024 में भी आया है। शुरू हुआ फेरिंग से, फिर गए ईसोफेगस में। ईसोफेगस के बाद क्या सीधा इलियम आएगा? नहीं, ईसोफेगस के बाद क्रॉप आएगा, क्रॉप के बाद गिजर्ड आएगा। गिजर्ड पहले नहीं आता, क्रॉप बाद में नहीं आता। इसमें भी गिजर्ड पहले और क्रॉप बाद में लिखा हुआ है, पहले क्रॉप आता है फिर गिजर्ड आता है। फिर आपके पास इलियम कॉलन रेक्टम आपके हाइंड गट में आ जाते हैं, है ना। अच्छा, यहाँ तो इलियम पहले लिखा हुआ है, होगा ये होगा इलियम कॉलन और रेक्टम, आंसर हो जाएगा। 2019 के बाद क्वेश्चन नंबर 2018 में जो आया था, अगेन हर साल आया था, इसमें से कौन सा फीचर है जो मेल और फीमेल कॉकरोच को आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा? एनल स्टाइल। 10 सेगमेंट पे मिलने वाला एक स्ट्रक्चर जिसे एनल स्टाइल या कोडल स्टाइल भी कहते हैं, जो सिर्फ मेल में मिलता है, फीमेल में नहीं मिलता। मेल कॉकरोच को फीमेल कॉकरोच से अलग करके पहचानने में मदद करता है, आंसर होगा बी। 2018 के बाद 17 में नहीं था पर 16 में क्वेश्चन था, मेल कॉकरोच में स्पर्म कहाँ स्टोर होता है? तो कॉकरोच में सेमिनल वेसिकल मिलती है, फ्रॉग में नहीं मिलती पर कॉकरोच में मिलती है, वहां पे स्पर्म स्टोर होते हैं, आंसर हो जाएगा ए। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन, तो ऑप्शन रीड करने की भी जरूरत नहीं है। टेस्टिस में बने, यहाँ स्टोर हुए, हमसे पूछा भी स्टोर है ना। फिर 2016 का एक और क्वेश्चन है, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना जो कि आपका कॉकरोच है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट नहीं है? क्या उसका एक्सोस्केलेटन एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन का बना हुआ है? जी हाँ, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन नैग होता है, नैग नाम पढ़ते हो ना, नैग होता है। और नैग एक मोनोपोलीसेकेराइड है जिसके पोलीसेकेराइड को कहा जाता है काइटिन। और कॉकरोच एक आर्थ्रोपोडा है और आर्थ्रोपोडा की एक्सोस्केलेटन काइटिन की बनी हुई है। तो इसमें ना 3 चैप्टर इन्वॉल्व। पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना आप पढ़ते हो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल में, आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सी फाइलम को बिलोंग करता है, आर्थ्रोपोडा। अब आप चलो एनिमल किंगडम में, एनिमल किंगडम में आपने पढ़ा कि आर्थ्रोपोडा की एक्सोस्केलेटन काइटिन की बनी है। अब आप चलो बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में, वहां पढ़ते हो कि काइटिन का जो मोनोसेकेराइड है वो नैग है और उसकी फुल फॉर्म एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, 3 चैप्टर का मिश्रण है ये स्टेटमेंट, क्या बढ़िया क्वेश्चन बनाया मतलब। फिर देखो मेटामेरिक सेगमेंटेशन, तो हाँ अगेन एनिमल किंगडम का क्वेश्चन हुआ, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कोडेटा, इन तीनों में मेटामेरिक सेगमेंटेशन मिलता है। क्या इनकी बॉडी कैविटी में शाइजोसिलोम है? हाँ, ट्रू सिलोम होता है, वो भी 2 तरीके का होता है, शाइजोसिलोम और एंटीरोसिलोम। शाइजोसिलोम मिलता है एनेलिडा आर्थ्रोपोडा कोडेटा, एनेलिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का में, और एकाइनोडर्मेटा हेमिकोडेटा और कोडेटा में मिलता है एंटीरोसिलोम, पर सिलोम सही है। खैर अब ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि शाइजो और एंटीरो पे अब क्वेश्चन नहीं आता। तो क्या इनमें इनडिटर्मिनेट और रेडियल क्लेवेज मिलेगा? यही गलत है, अब आपको नहीं पता इनडिटर्मिनेट और रेडियल क्लेवेज, पर बाकी तीनों करेक्ट है ये तो पता है, वहां से आप आंसर कर सकते हो क्योंकि हमसे पूछा इनकरेक्ट हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब इस क्वेश्चन को मैं चाहूँ तो एनिमल किंगडम का भी मान सकती हूँ, चाहूँ तो मैं कॉकरोच का। फिर देखो 2015 में क्वेश्चन आया था कि कॉकरोच के जो बॉडी सेल्स हैं वो नाइट्रोजिनस वेस्ट को डिस्चार्ज करते हैं हीमोलिम्फ में, किसकी फॉर्म में? तो यूरिक एसिड सिक्रीट करते हैं। यूरिक एसिड को यूरेट भी कहते हैं, यूरेट इसी ऑप्शन में मिल रहा है आपको, अमोनिया नहीं सिक्रीट करते, यूरिक एसिड सिक्रीट करते, क्योंकि हम कॉकरोच की बात करें, आर्थ्रोपोडा की बात करें, वो यूरिक एसिड सिक्रीट। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? पोटेशियम। एम्फीबी आपका क्या है, फ्रॉग आपका क्या है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन, या फिर आप इसके टॉप 100 क्वेश्चन सॉल्व करना, तो आपको बहुत सारे वैसे क्वेश्चन। ठीक है, पानी में अलग रिलीज कर रहा है, कोई और एक्सक्रीटरी मटेरियल है, लैंड पे कोई और।
लेकिन कॉकरोच यूरिक एसिड सिक्रीट करता है, उसे यूरेट कहते हैं, तो वही ऑप्शन ढूंढना था, आंसर हो जाएगा डी। 2015 में जब ये क्वेश्चन आया था बच्चे बहुत कंफ्यूज हुए थे, क्योंकि पोटेशियम वर्ड एनसीईआरटी नहीं लिखती पर यूरिक एसिड तो लिखती है। उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हो या एलिमिनेट कर सकते हो कि भाई कैल्शियम कार्बोनेट तो नहीं एक्सक्रीट करेगा अपनी बॉडी से, और अमोनिया और यूरिया करता नहीं, तो आंसर हो जाएगा। 2015 में क्वेश्चन आया था कि कॉकरोच के पास जो प्लेट्स होती हैं, उसके एक्सोस्केलेटन पे प्लेट्स होती हैं, डोर्सल साइड पे टर्गा होता है, वेंट्रल साइड पे स्टर्ना होता है, लेटरली प्लूरा होता है, तो इन तीनों को ज्वाइन करने वाली मेम्ब्रेन को बोलते हैं आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन या आर्टिकुलर मेम्ब्रेन, क्योंकि ये तीनों को आर्टिकुलेट करती है, और कॉकरोच आर्थ्रोपोडा है तो इसे आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। आंसर होगा ए, इतना सिंपल है। 2013 का देखो, जो एकदम लास्ट मोल्ट है कॉकरोच का, उसमें आपको क्या एक्सटर्नल चेंज मिलेगा, निम्फ से एडल्ट बनना। तो कॉकरोच में कंप्लीट मेटाबॉलिक डेवलपमेंट नहीं है, वो होलोमेटाबोलस नहीं है, पर वो पैरोमेटाबोलस है। उसमें 13 मोल्ट्स बनते हैं और फाइनली एडल्ट बनता है। और एनसीईआरटी लिखती है कि जो लास्ट वाली स्टेज है उसकी निम्फ की और उससे एडल्ट में सिर्फ एक ही चीज़ का फर्क है कि निम्फ में विंग पैड्स होते हैं और एडल्ट में विंग बन चुके हो। तो जो एक्सटर्नली फर्क आपको मिलेगा लास्ट वाले मोल्ट से, वो विंग पैड्स और विंग्स का मिलेगा। एडल्ट में फाइनली विंग डेवलप हो, डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइन है बेटा ये। आंसर क्या हो जाएगा ए, 2013 का क्वेश्चन। कर्नाटका नीट 2013 में आया था कि इसमें से कौन सा आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है बच्चे, और कॉकरोच के रिस्पेक्ट में बताना है। तो कॉकरोच में वेस्ट को मैल्फिजियन ट्यूब्यूल ही रिमूव करती है, और वो नाइट्रोजनस वेस्ट को यूरिया में कन्वर्ट करती है, नहीं यूरिक एसिड, यूरिया नहीं यूरिक एसिड। इनके मेल्स में एक छोटा सा एनल स्टाइल होता है जो फीमेल में नहीं होता, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, रिपीटेड भी हो गया। इनके नर्वस सिस्टम में डोर्सल नर्व कोड है, नहीं भाई ये नॉन कोडेटा है। नॉन कोडेटा में डोर्सल नर्व कोड नहीं होती, वेंट्रल होती है। वेंट्रल होती है, सॉलिड होती है और सिंगल होती है, डबल होती है, डबल होती है। हमारे पास कैसी है, सिंगल, होलो और डोर्सल। इनके पास कैसी है, डबल, वेंट्रल और सॉलिड। एनिमल किंगडम में पढ़ते हैं। इनके 4 विंग्स को टेगमीना कहते हैं, जो कि फ्लाइट में मदद करते हैं। इनके 4 विंग्स को टेगमीना कहते जरूर है, पर वो फ्लाइट में मदद नहीं करता, वो फॉल्स विंग होता है। तो हमें पूछा है करेक्ट, करेक्ट क्या हो जाएगा, बी। आंसर क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 2013 कर्नाटका नीट में बहुत क्वेश्चन आए थे भाई कॉकरोच से। इसमें से कौन सा पाथ है दैट इज फॉलोड बाय एयर और ऑक्सीजन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन एडल्ट मेल पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना यानी कॉकरोच एज इट एंटर्स द एनिमल। तो कॉकरोच में क्या है बेटा, थोरैसिक रीजन में ना स्पाइरिकल्स हैं, ठीक है। स्पाइरिकल्स एक्सटर्नल एयर की ओपनिंग है, यहाँ से सीधा ट्यूब्स आती हैं, ट्यूब्स को बोलते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया आगे जाकर टूटती है छोटी छोटी ब्रांचेस में, ट्रैकियोल, और ट्रैकियोल सीधा ओपन होता है सेल के सामने और वहां उसको ऑक्सीजन देता है, उससे CO2 बाहर ले जाता है। ये सिस्टम है। ब्लड नहीं इन्वॉल्व, हीमोलिम्फ नहीं इन्वॉल्व, ब्लड नहीं इन्वॉल्व, याद रखना। तो मुझे बताओ कैसा होगा, स्पाइरिकल्स है, स्पाइरिकल से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ट्रैक्यूल, ट्रैक्यूल से वो ऑक्सीजन सीधा सेल में चला जाएगा। माउथ का लेना देना इनकी रेस्पिरेशन में नहीं होता। यहाँ इस ऑप्शन और इस ऑप्शन में डिफरेंस देखो, एक तो मेटाथोरेक्स लिखा है, एक प्रोथोरेक्स लिखा है। देखो 10 पेयर स्पाइरिकल्स होते हैं, पूरे थोरैसिक रीजन में आपको मिलते हैं। वैसे तो मेटा में ज्यादा होते हैं टेक्निकली, पर खैर छोड़ो, लेकिन अपने को तो प्रॉपर सीक्वेंस बताना है ना, अपने को तो प्रॉपर पाथ बताना है। तो स्पाइरिकल से अगर वो आएगा तो पहले ट्रैकिया में जाएगा फिर ट्रैक्यूल, पहले ट्रैक्यूल और फिर ट्रैकिया में तो जाएगा नहीं। और माउथ का कुछ लेना देना है, तो आप वैसे भी इसको आंसर कर सकते थे। आपको मेटाथोरेक्स या प्रोथोरेक्स नहीं भी पता, वैसे ही मेटा और एब्डोमेन में ज्यादा होते हैं स्पाइरिकल, पर नहीं भी पता तो सीक्वेंस पता होना चाहिए, स्पाइरिकल, ट्रैकिया, ट्रैक्यूल, फिर सेल, वहां पे सीधा ऑक्सीजन जाएगी डिफ्यूजन से। ब्लड का माउथ का कुछ लेना देना नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना के बारे में। इसको इटैलिसाइज कर देना चाहिए था टेक्निकली, है ना, 2012 में आया था क्वेश्चन। नर्वस सिस्टम इनका डोर्सल है, नहीं भाई वेंट्रल है। देखो कितनी बार सेम चीज रिपीट होती है। इनके मेल में एक छोटा सा थ्रेड लाइक एनल स्टाइल होता है, होता तो है। इनके अंदर 16 बहुत लंबी मेल्फिजियन ट्यूब्यूल होती है, 100 से 150 होती है बेटा, ठीक है, 16 नहीं होती। इनमें जो ग्राइंडिंग है, ठीक है, वो ओनली माउथ पार्ट्स करते हैं, नहीं गिजर्ड भी तो करता है। अभी देखा था ऐसा क्वेश्चन, गिजर्ड भी करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इनके पास, ये भी काइंड ऑफ रिपीटेड क्वेश्चन है आपके पास। आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें से कौन सा फीचर आपको कॉमन कॉकरोच में मिलेगा। मेल्फिजियन ट्यूब्यूल एक्सक्रीशन में मदद करते हैं, और क्या मेल्फिजियन ट्यूब्यूल कॉलन से बाहर प्रोजेक्ट आउट करते हैं, नहीं। कॉलन किसका हिस्सा है, हाइंड गट का। मेल्फिजियन ट्यूब्यूल कहाँ मिलते हैं, मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पे, तो टेक्निकली तो ये करेक्ट नहीं है, ठीक है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हीमोग्लोबिन के द्वारा होगा, नहीं। अब भी मैंने आपको बताया
इनके गैसेस का एक्सचेंज सीधा ट्रैक्यूल और सेल के बीच में होता है, बीच में ब्लड नहीं आता, हीमोग्लोबिन ब्लड इनके लिए नहीं आता, ठीक है। क्या नाइट्रोजीनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इनके अंदर यूरिया है? नहीं, यूरिक एसिड है। इनकी फूड की ग्राइंडिंग के लिए, ग्राउंड करने के लिए माउथ में मैंडिबल और गिजर्ट दोनों होते हैं? हाँ, दोनों। ये हुई ना कोई मुद्दे की बात, इतनी देर बाद जाकर इन्होंने करी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। वैसे नोटिस करोगे तो ये भी कहीं ना कहीं रिपीटेड क्वेश्चन ही चल रहे हैं, और यहाँ पर आपने कॉकरोच से रिलेटेड पिछले 30 साल के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। फाइनली हम उन क्वेश्चन पे चलते हैं जो एनसीईआरटी के पीछे आपको देखने को मिलते हैं, दैट इज योर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल इज इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग ऑफ द इनर वॉल ऑफ लार्ज ब्लड वेसल? ब्लड वेसल की लाइनिंग हो या लिम्फ वेसल की लाइनिंग हो, स्क्वैमोस एपिथेलियम करता है। ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ, आंसर होगा सी। और ये पीवाईक्यू में भी देखा था आपने, सेम चीज पीवाईक्यू में आई थी एग्जाम्पलर से उठ के। एग्जाम्पलर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कौन सी कैटेगरी में एडिपोज टिश्यू आएगा? एडिपोज और एड्यूलर दोनों क्या है? लूज कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब एक तरीके के कनेक्टिव टिश्यू है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू नहीं है? मसल। ब्लड क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, सॉरी ब्लड और लिम्फ क्या होते हैं? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। बोन और कार्टिलेज क्या होते हैं? स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। मसल तो एक पूरी अलग टिश्यू है अपने आप में, मस्कुलर टिश्यू है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कॉकरोच के लिए? तो कॉकरोच में द नंबर ऑफ ओवेरियोल्स इन ईच ओवरी आर 10, नहीं 8 बताती है। 2 ओवरी हैं, दोनों में 8 ओवेरियोल्स। इनकी लार्वल स्टेज को कैटरपिलर कहते हैं? नहीं, वो तो बटरफ्लाई में कहते हैं, या तो निम्फ है। एनल स्टाइल फीमेल में नहीं है? हाँ, मेल में है। और ये पीवाईक्यू में भी रिपीट हुआ है, स्टाइल सिर्फ मेल मारता है, तो वो सिर्फ मेल में है। ये यूरियोटेलिक है? नहीं, ये यूरिकोटेलिक है, यूरिक एसिड सिक्रीट करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन देखो, मैच द फॉलोइंग है। एडिपोज टिश्यू एक तरीके का लूज कनेक्टिव टिश्यू है जो कि फैट के स्टोरेज का काम कर रहा है। 4, उतने में ही आंसर आ गया। स्ट्रैटिफाइड स्किन में मिलेगा क्योंकि प्रोटेक्टिव कवरिंग देनी है। हाइलिन कार्टिलेज, नोज नेजल सेप्टम आपने अभी देखा था, और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड आ जाएगा। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, सॉरी अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। चलो, मैच द फॉलोइंग, मतलब आईपैड को भी पता चल गया कि हम बस एंड की तरफ है, होने ही वाला है। टेलोमियर आपका एक्सटर्नल जेनेटिलिया होता है जो कॉकरोच में आपको मिलता है। तो ये आपका एक्सटर्नल जेनेटिलिया है 4। गोनोपोर मतलब जेनाइटल पोर की ओपनिंग, तो ये जो ओपनिंग है इजैकुलेटरी डक्ट या जेनाइटल पोर की ओपनिंग, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, ये तो नहीं है, ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही चले गए थे और आंसर आ गया, पर हम देख लेते हैं। स्पर्मेटोफोर, जब स्पर्म रिलीज होता है ना मेल कॉकरोच से, तो एक एक नहीं रिलीज होता, वो ग्लू टुगेदर होते हैं, उनको स्पर्मेटोफोर बोलते हैं। तो बंडल ऑफ स्पर्म वहां पर होता है, तो दैट इज 2। और ओवरियोल्स क्या है? हर ओवरी में चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा है, 8 ऐसे बने हुए हैं जो कि आपके ओवरियोल्स होते हैं। तो आंसर हो जाएगा बी। हम क्रॉस चेक भी कर लिया, आंसर क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन देखिए, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट आंसर। टच, पेपिले, पेपिले टच को पहचानता है, ये बात तो याद रखो, पीवाईक्यू भी आएगा ऐसा, है ना, मिल जाएगा आपको कहीं ना कहीं। पेपिले टच के लिए होता है, दैट इज 3। 2 ऑप्शन में, इसको हटा दो। स्मेल मतलब नाक, मतलब नेजल एपिथेलियम, तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। क्रेनियल नर्व, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आ गया, स्पाइनल कोड आ गया। क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स किस में आती हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फ्रॉग में भी सेम है, हम में भी सेम है, तो 4 आ जाएगा। और मेडुला ऑब्लोंगेटा में फोरामेन मैग्नम, ये भी अभी तो हम में भी पढ़ते हैं ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? और इसके साथ ये चैप्टर होता है स्वाहा समाप्त। कृपया करके कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स लिखें, मेरे लिए नहीं आपके लिए, ताकि आपको पता हो कि आप कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं, किस किस को सुधारना है। आई होप आपने इस पीवाईक्यू से बहुत सारी नई चीजें भी सीखी हो, और अगर आपने ये ढंग से सॉल्व कर लिया तो आप 2025 के क्वेश्चन कर लेंगे। इतना रिपीट होता है, मैं फिर से ये क्लेम कर रही हूँ। और अपनी गलतियां नीचे लिख जाना, और मैं आपसे मिलूंगी अगले चैप्टर। थैंक यू सो मच एंड कीप